Hello, viewers. Once again, welcome to the show Will Life Like a Warrior. तो आज फिर ये मेजर सुरेंद्र पुनिया की दूसरी एपिसोड है जिसमें आप जानोगे कि सबसे पहले जो जेएनके के ऑपरेशंस थे उनमें से एक ऑपरेशन में किस तरीके से एक मिलिटेंट चिमनी के ऊपर चढ़कर अंदर छिपा रहा और जब उसको नीचे से एक स्पेशल फोर्सेस अफसर ने देखा तो उसने फायर कर दिया। दूसरी इंसिडेंट आप जिसके बारे में जानेंगे वो ये है कि एक डीएसपी साहब जो ऑपरेशन में पैरा स्पेशल फोर्सेस के अफसर के साथ गए तो क्या हुआ कि डीएसपी साहब ने बोला, जनाब इस बार आप बचा लीजिए, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, अगली बार से मैं ऐसा नहीं करती। तो क्या ऐसी चीज थी? और तीसरी चीज है कि मेजर सुरेंद्र पुनिया ने किस तरीके से एक ऑपरेशन जो बांदीपुर में हुआ था जेएनके में, उसमें 17 घायल जिनके बुलेट्स लगी हुई थी, उन 17 जवानों की जिंदगी को बचा लिया, जो बाकी सभी के सभी जिंदा बचे। और फाइनली मैं आप लोग जानेंगे जो आपने क्वेश्चंस आंसर पूछे थे उनके जवाब, जिसमें लाइक आपने मेजर संग्राम सिंह जो मेजर पुनिया के आइडल थे उनके बारे में पूछा था कि वो कैसे थे। तो वो सारे क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे थे उसके जवाब भी इसमें मिलेंगे। तो ये एपिसोड से मैंने तो बहुत सीखा और बहुत ही इंस्पायरिंग लगा। आप लोग भी देखिए, और आपको यदि एपिसोड पसंद आती है, इंस्पायर करती है, तो जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हेलो व्यूअर्स, इनफैक्ट लास्ट एपिसोड में हमारे जो वॉरियर हैं मेजर सुरेंद्र पुनिया, आपने उनके बारे में देखा कि किस तरीके से वो एक मेडिकल ऑफिसर से स्पेशल फोर्सेज में डेस्परेट होके वो वहां पहुंचे और उसके बाद उन्होंने प्रोविजन किया, फिर 2 पैरा एसएफ में फिर से प्रोविजन किया और वहां पहुंचने के बाद में उन्होंने क्या और कारनामे, क्या ऑपरेशंस किए, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। सो सुरेंद्र, वंस अगेन वेलकम टू द शो विन लाइफ लाइक ए वॉरियर। और आप एक वास्तव में ट्रू वॉरियर हैं, और मैं यहाँ आपको एक बताना चाहता हूँ कि वॉरियर का जो वर्ड है वो आई एम नॉट सिंपली सेइंग कि आप यूनिफॉर्म पहन के और बॉर्डर पे जाके और दुश्मन से लड़ाई लड़े। आप वो वाले वॉरियर हैं जिसका माइंडसेट ही विनिंग माइंडसेट है। कम वाट में यू विल विन। हम आपसे फिर अब पूछेंगे कि जब 2 पैरा एसएफ में थे तो कौन सा पहला आपने ऐसा ऑपरेशन किया, जो फर्स्ट ऑपरेशन होता है आदमी का, एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, वो जरा बताइए। सर 2 पैरा एसएफ में जब मैं था कुछ समय अजय सर के साथ में रहा शोपियां में, और सर का जो था अपने एरिया में जो होल्ड था बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड था अजय सर का। और तो अजय सर के साथ में रहा कुछ दिन, और एक चीज सीखी कि ऐसा माहौल जहाँ पे लोग देश के खिलाफ हैं, लेकिन उस आदमी जब अजय सर खड़े होते थे तो सिविलियंस जो कुछ लोग 23 लोगों के साथ मिले हुए थे वो भी अजय सर की बात मानते थे। और लेकिन मैंने अजय सर के साथ ऑपरेशन नहीं किया। शायद मैं सर के साथ 15 या 20 दिन रुका। उसके बाद में मैं ब्राउड टीम में आया जहाँ पे मेजर करमवीर सिंह संधू हमारे टीम कमांडर थे। ही वाज अ वेरी ब्रेव सोल्जर, और लाइक ही इज आल्सो लाइक एल्डर ब्रदर सर। मतलब कितना भी मुश्किल टाइम क्यों नहीं हो, गोलियां भी क्यों नहीं चल रही हो, लेकिन कितना शांत रहना है वो उस आदमी से सीख सकते हो। तो ब्राउड जो टीम थी सर उसमें कैप्टन, नाउ ही इज अ कर्नल डांगवाल, एंड देन कर्नल नवजोत सिंह बल, उस समय ही वाज द लेफ्टिनेंट एंड आई वाज द कैप्टन। सो हम 4 लोग थे, और बीच में कुछ टाइम के लिए मेजर विनेश नायर थे, वो भी आए। तो वहां पे से 2-3 ऑपरेशन जो प्लान हुए थे, उनमें जो एक ऑपरेशन जो था वो मैं भूल नहीं सकता कि जिसमें एक घर में 3 टेररिस्ट घुसे हुए थे, और वो जो घर था उसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो बिल्कुल सियर ड्रॉप है, पीछे एक नदी सी बह रही है। तो अगर पीछे से कोई गिर जाए तो वो बच ही नहीं सकता, वो मर ही जाएगा। और तीनों साइड में हमने ब्राउड टीम ने पूरा घेरा बना लिया। तो अंदर गए सर, ऑपरेशन जो जवान गए और संधू सर के साथ आई थिंक डांगवाल वाज द लीडिंग, तो वो 2 टेररिस्ट सर मार दिए, लेकिन जो तीसरा टेररिस्ट था वो मिला ही नहीं।
और जो जिस आदमी ने इंफॉर्मेशन आके दी थी कि 3 टेररिस्ट हैं, तो 2 घंटे पूरे घर को छान मारा, लेकिन वो टेररिस्ट मिला ही नहीं। तो फाइनली गुस्सा आके जो सर ने जो जो इंफॉर्मेशन था देने वाला आया था, लगा कि कहीं ये डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा है, तो उसको थोड़ा डांटा वांटा, उसको एक लगाया। तो उसने बोला, नहीं साहब, मैंने मेरी आंखों से देखा 3 थे, इस घर में आके 3 लोग छुपे। तो सर हमारे 2SF के एक खालसा वो किचन में गए, तो किचन में ऊपर जो चिमनी होती है सर ऊपर लगी हुई, तो वो पानी भर रहा था वहां से, तो जो एक टेररिस्ट उस चिमनी में घुस गया ऊपर, और उसने दोनों साइड में पैर लगा के हाथ लगा के भी रुका हुआ था, 2 घंटे से वहीं पे अटका हुआ था। तो उस टेररिस्ट को लगा कि ये बंदा किचन में आ गया है, और तो जो ही वो बंदा अंदर से हिला हुआ, तो कुछ वहां से कोई ईंट का या कोई पत्थर का छोटा सा टुकड़ा गिरा। तो जो ये बंदा अपना खालसा पानी पी रहा था किचन में, इसको लगा है ये क्या गिरा, तो उसने अचानक नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ देखा उसने, तो टेररिस्ट की उससे नजर मिली, तो उसने एक शॉट मारा ऊपर से, तो बंदे के जूते के अंदर से पार हो गई वो। तो उसने बोला कि टेररिस्ट तो यहाँ पे है। तो अचानक किचन को घेरा, तो अब टेररिस्ट को लगा कि ये घर के अंदर है, तो वो ऊपर से चिमनी के ऊपर से निकला, और निकल के जिधर संधू सर बाथरूम से बाहर वो वॉशरूम गए थे, उस घर का जो वॉशरूम था वहां पे गए थे, और मेरे साथ नवजोत बल, नाउ ही इज नो मोर, ही इज ए ब्रेव सोल्जर, वो 2 para कमांड भी किया उन्होंने, उनको कैंसर हो गया। ही वाज वेरी क्लोज फ्रेंड, गॉड ब्लेस हिज सोल, अमेजिंग ऑफिसर, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, वेरी गुड फ्रेंड, ब्रेव सोल्जर। तो बल और हम दोनों एक पेड़ के पास खड़े थे, और वो पेड़ बाथरूम से जस्ट 30 मीटर की दूरी पे, एक बड़े पेड़ के पीछे हम दोनों खड़े। और जब ऑपरेशन लंबा चलता है तो थोड़े से रिफ्लेक्स स्लो हो जाते हैं। इनिशियल फर्स्ट पार्ट में सब लोग अलर्ट होते हैं, और जब वो 2 मर गए तो फिर सबको था कि अभी तीसरा मिल नहीं रहा है। अचानक वो गोली चली, तो हम पेड़ की साइड में आए, तो ये बंदा फायर करके चिमनी के ऊपर से निकल के और वहां सीधा कूदा बाथरूम के बाहर, और बाथरूम के बाहर संधू सर खड़े। तो संधू सर ने जब फायर किया, तो तब तक उनकी मैगजीन से सारी गोलियां पहले ही निकली हुई, और जो टेररिस्ट था उसकी भी, जो उसने फायर किया, तो वो उसकी भी सारी गोलियां नीचे ही निकल गई थी। तो उसके एक भी गोली नहीं, और दोनों के पास एक ही गोली नहीं, एंड उसने भी फायर करने की कोशिश की, उसने भी किया एक दूसरे पे, लेकिन और हम दोनों फायर कर नहीं सकते, क्योंकि वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं कि थोड़ा सा भी चेंज हो तो कहीं सर को ना लगे। तो इतना फास्ट रिफ्लेक्स था सर का, सर ने AK-47 लेके उसके जस्ट यहाँ पे जोर से मारा तो बंदा, वो जब बट का लगा यहाँ पे, तो ही फेल डाउन, और लगा तो पीछे पत्थर था उसकी भी लगी, तो एंड देन वी न्यूट्रलाइज हिम। सो वो एक मेरे को, और जो जो मैंने जिसमें जिसमें एक्शन हुआ, जिस ऑपरेशन में जिसमें मैं था, और मेरी कोई गोली वोली कुछ नहीं लगी उसमें, न बल ने चलाई, क्योंकि हम सर खड़े थे वहां पे, तो हम तो चला नहीं सकते थे, लेकिन उसको सर ने, मतलब इतना फास्ट रिफ्लेक्स था सर का, कि क्योंकि उस बंदे के पास भी गोली तो नहीं थी, पूरी निकली हुई भी निकली हुई, लेकिन ग्रेनेड था, तो अगर ग्रेनेड को उसको पता है वो मरने वाला है, वो ग्रेनेड खोलता तो सर को भी साथ लेके जा सकता था, लेकिन सर ने फास्ट एकदम मारा उसको, और तब तक दूसरे बंदे ने, वो पत्थर की लगी तो वो बेहोश भी हो गया, एंड देन वी न्यूट्रलाइज। सो कहने का मतलब सर कि जब आपके गार्ड सबसे लूज होते हैं, तभी कोई तूफान आता है, तभी कुछ एक्सीडेंट होता है। सो अगर जब भी लाइफ में किसी बड़े मिशन में, ऑपरेशन में, या किसी टास्क पे अपन होते हैं, तो कहते ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो वो वाला सीन था सर, कि हम 2-2.5 घंटे से ढूंढ रहे थे कि तीसरा बंदा है कहाँ। हमने घर के नीचे जो हाइड आउट थे सब कुछ खोल दिया, तोड़ दिया, बॉक्स खोल दिए, बाथरूम, टॉयलेट, कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब घर का ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी। जानवरों के रहने की, जानवर जहां बांधे के थे वो भी देख ली, चारा वारा सब, लेकिन बंदा मिल ही नहीं रहा। और हमारे दिमाग में आया नहीं कि बंदा चिमनी के अंदर भी जाके 2 घंटे अटक के रह सकता है। तो दैट वाज वन सीन, जो मैं अभी भी, वो कई बार फ्लैश आते हैं, और संधू सर भी हमेशा बोलते हैं कि शुक्र है बल ने और तूने गोली नहीं चलाई। तुम्हारी बारी लगती है। हमने कहा सर हमने इसलिए नहीं चलाई क्योंकि आप बिल्कुल उसके आमने सामने हो, ऐसे हो रखे हो, और वो इतना फास्ट मूवमेंट था कि उसमें अगर थोड़ा सा भी कर दें तो कुछ भी हो सकता है, हमारे बंदे को भी लग सकता है। इनफैक्ट मैंने अभी मिसेज बल का इंटरव्यू किया अबाउट कर्नल बल, एंड जो आपने सारी बातें बोली कि ही वाज वेरी ब्रेव एंड वेरी ऑनेस्ट जेंटलमैन कमांडिंग ऑफिसर, वो सब निकल के आई। तो सर बल वॉलीबॉल खेल रहे थे, अचानक उनको ऐसे हाथ में कुछ थोड़ा सा हुआ, और
उसने मेरे को एक दिन अचानक, मैं दिल्ली में था, उसने मेरे को फोन किया। उसने कहा कि सर ऐसा ऐसा है, क्या मेरे को आप कोई कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर स्पेशलिस्ट से मिला सकते हो क्या? तो मेरे को लगा कि हो सकता है फैमिली या किसी कोई बुजुर्ग आदमी है, किसी को कुछ हुआ होगा। सो आई सेड कि हाँ मैं करवा दूंगा। तो बोला कब आना? उसने कहा कि मैं आता हूँ। तो मैंने कहा आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं करवा दूंगा, आप मेरे को बताओ नाम किसका है। उसने कहा मेरे को ही आना है। मैंने कहा लेकिन तेरे को क्यों आना है? ही सेड सर आई एम डायग्नोज्ड विद दिस। एंड सर मेरे को, एंड जिस ढंग से उसने बोला, इतने कूलली बोला उसने उसने बोला सर मेरे को ही है और ये सिचुएशन है। तो जनरली जब ऐसी, एंड ही टोल्ड मी कि बस इतना ही टाइम है सर, इतना ही टाइम है, तो अपन मिलेंगे एंड वी विल हैव ड्रिंक। और मतलब एंड आई वाज नॉट एबल टू, मतलब मैं इसको कर ही नहीं पा रहा था। इतने देर में उसने बोला कि डोंट वरी सर, ज्यादा टेंशन मत लो, वी विल मीट एंड वी विल हैव ड्रिंक एंड वी विल कुछ पुराने टाइम की बातें करें, क्योंकि अपने पास, बोला आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं है। एंड ही केम टू दिल्ली एंड देन वी वेंट टू आरआर, देन वी वेंट टू आरआर मेस इन आफ्टरनून। मैंने बोला यार छोड़ना, मतलब तू इतना लाइट क्यों कर रहा है? ही सेड कि सर मतलब मुझे पता है, जो आपके सीनियर डॉक्टर थे वो भी पैराट्रूपर ही थे, बोला वो बोल रहे हैं, लेकिन मैंने 10 जगह सब जगह पूछ रखा है। मैं आरआर इसलिए आया हूँ कि घर वाले बोल रहे हैं, तो मैं एक ओपिनियन ले रहा हूँ, बाकी मुझे पता है क्या होने वाला है। एंड आई वाज सर टोटली साइलेंट, बट ही केप्ट ऑन टॉकिंग एंड देन ही टोल्ड मी कि अगर आप बात ही नहीं करेंगे तो फिर तो इतने बोर हो जाएगा सेशन एकदम ही। एटलीस्ट अपनी जो हमने बदमाशियां की हैं, तो जनरली हम दोनों सिर्फ बाइनोकुलर लेके बैठ के देखते थे। सर संधू सर हमें बैठा देते थे कि तुम देखो कि उधर क्या हो रहा है क्या। तो हम दोनों को बाइनोकुलर मैन बोलते थे, दोनों को, मैं और बल। तो हम हमारी वो सब चीजें याद कर रहे थे कि हमने बाइनोकुलर से क्या क्या कश्मीर में किया है। एंड ही एक्सेप्टेड सर। और ये एक चीज माननी पड़ेगी कि कई बार लाइफ में बहुत बड़ा सेटबैक हो जाता है, और प्रॉब्लम तब होती है सर जब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, चाहे फेल्योर हो, चाहे फैमिली में से मॉम डैड वाइफ बच्चा, खुद की जान जाना, या बड़े से बड़ा लॉस है। दुख तब बहुत ज्यादा होता है सर कि जब हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस चीज को। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ओके यही होने वाला है, हमारी लाइफ अब इतनी ही बची है, तो अब इसके बाद में क्या कर सकते हैं, क्योंकि चीजें सर हमारे हाथ में नहीं होती हैं। बाकी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में। एंड बल टोल्ड कि आई न्यू कि मेरा इतना ही टाइम है। एंड ही इज ए गुड हस्बैंड, गुड फादर, ग्रेट फ्रेंड, अमेजिंग सोल्जर, गुड सन एंड Definitely. I subscribe to that, Surinder. And जो आपने ये बात भी बोली कि भाई the moment you accept it, जाना तो सभी को, किसी को जल्दी, किसी को थोड़ा बाद, and the moment you accept it, आपकी वो बरी उतनी कम। आपका एक और कुछ इंसिडेंट हुआ था अंदर दैट, जिसमें कोई डीएसपी आपके साथ गए थे, और वो भी टू पैरा एसएफ में ही हुआ था। या सर, तो वो सर एक ऑपरेशन था जिसके अंदर रात को बारिश हो रही थी सर, बहुत ज्यादा। वो मतलब जब जा रहे थे ऑपरेशन में, तो खबर आई कि आज शायद उधर आएंगे, मतलब एक जगह आए। तो एक दिन रात को गए, कुछ नहीं आया, लेकिन जो इंट का ऑफिसर था उसने फिर खबर दी कि कोई आएगा वहां। तो उस दिन जो पुलिस के जो डीएसपी थे उन्होंने बोला कि मैं भी जाऊंगा साथ। तो सर ने कहा कि यार आप है ना, वो जो आरआर है उसके साथ चले जाओ। तो जो हमारे उस टीम के जो कमांडर, वो टीम कमांडर थे राघव सर, वो उनके बहुत क्लोज थे। तो उसने कहा नहीं, मैं पैरा वालों के, एसएफ वालों के साथ जाऊंगा। तो जब जाने लगे तो उसने अपने 2 जवान ले लिए। तो दोनों जवानों के पास अपने राइफल थे, और इसके पास भी था। तो इसने अपना जो राइफल था वो एक जवान को दे दिया। तो सर ने कहा कि अरे यार तू है ना, मतलब अपना हथियार तो अपने साथ रखो ना। मतलब फौज में से एक कहावत है कि अपना हथियार एक आदमी के बराबर है, साथी है। तो सर वहां, और कोई चांस भी नहीं था कि अगले दिन की यहाँ कोई आएगा, लेकिन जानबूझ के उसे एरिया सैनिटाइजेशन चल रहा, और भयंकर बारिश हो रही थी। तो उसे जो मेड़ होती है ना, जैसे मतलब इधर सेब का खेत, इधर सेब का खेत, और बीच में ऊंची पगडंडी जो चौड़ी होती है, अपनी जितनी रोड है इतनी ऊंची, तो वो एरिया हमारा देखा हुआ भी नहीं था। तो रात को जा रहे थे, अंधेरी रात, तो ये भी बीच में चल रहा था। तो अचानक क्या हुआ कि जो सामने वाले जो स्काउट थे वो सीधे टेररिस्ट के सामने ही एकदम टकरा गए। तो जो ही टकराए तो हमारे स्काउट ने फायर खोला, और उन्होंने भी फायर खोल दिया टेररिस्ट ने। वो 8-10 लोग गांव में आ रहे थे, और हम 28 लोग इधर से जा रहे थे। ये भाई साहब डीएसपी साहब इनके दोनों। तो उससे क्या हुआ कि वो जो इतना जल्दी हुआ कि सारे पोजीशन लेने के चक्कर में हमें गोली लगा कि इस साइड से ही, तो हम सारे के सारे इधर आ गए, और इसके पुलिस वाले भी इधर आ गए, और डीएसपी साहब मेड के उस साइड में चले गए, और उसके हाथ में डंडा था। और मतलब वो फायर कंटिन्यूस फायर मतलब शुरू हो गया, और वो 2-2.5 घंटे चला। मतलब कि
और हम वेट कर रहे हैं कि जिधर से फायर का आ रहा ना कि गोली उधर से आ रही है, वहां रोशनी हो रही, तो फिर हम उस साइड में फायर कर रहे हैं। तो ये बंदा बोल रहा है कि भाई मेरा हथियार दो। तो इसके जवान जो पुलिस वाले थे बेचारे वो मुंह नहीं खोल रहे। तो काफी देर बाद में रेडियो सेट पे सर ने बोला कि यार ऐसा है कि वो हथियार चाहे अब कुछ भी हो जाए वो तेरे को पकड़ के लेके जाएंगे, अब कुछ नहीं हो सकता। वो हंसते हुए बोला उन्होंने। तो ही सेड कि सर एक बार बचा लो, आज के बाद में मैं जिंदगी में खाना खाऊंगा तो भी हथियार रख के ही खाना खाऊंगा, आज बचा लो मेरे को इधर। तो दैट्स द इंसिडेंट। और फिर वहां से जब वापस आए सर, तो जो डीब्रीफिंग होती है ऑपरेशन की, तो सीओ ने पूछा भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ, और कितने लोग थे, कितनी देर चला, सब। वो तो कमांडर भी बैठे थे खानाबल ब्रिगेड के, जो शायद आई थिंक 1 सेक्टर था वहां पर। तो बहुत साल हो गए सर, 2002 की बात है। तो सेक्टर कमांडर ने कहा कि तो व्हाट इज द लर्निंग लेसन ऑफ दिस ऑपरेशन। तो सर ने बोला कि सर देयर इज ओनली वन लर्निंग ऑफ दिस ऑपरेशन, कि अपना हथियार अपने पास रखना, किसी को नहीं देना। एवरीबॉडी स्टार्टेड लाफिंग। तो उन्होंने बोला यार तुम हंस क्यों रहे हो, ये तो बेसिक चीज है। बोला सर हाँ बेसिक है, बस यही इस ऑपरेशन का लर्निंग है कि अपना हथियार अपने साथ रखना। तो वो हमारे लिए भी सर, मतलब यंग ऑफिसर थे, तो ये एक पूरी लाइफ लॉन्ग वो एक इतना बड़ा लेसन हो गया कि उसके बाद में मतलब वो बात सैनिक सम्मेलन से लेके हर ऑपरेशन से पहले वो बात सबको बताते थे। तो लोगों के जहन में इतना हो गया कि कहीं भी जा रहे हो, अगर मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तो भी मेरा स्लिंग हथियार मेरे साथ। अगर मैं सो रहा हूँ तो मेरी चारपाई के बाजू में मेरा हथियार पड़ा है। तो क्या हुआ, तो वो एक बहुत ही मतलब वो हिलेरियस है सर। वो तो मतलब वो लाइक कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है ना सर, गोलियां चल रही एंड स्टिल एवरीबॉडी वाज लाफिंग टू अनदर लेवल की। और वो उधर से आवाज लगा रहा है। एक तो कश्मीरी की जो आवाज है, थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी अलग टाइप की, जनाब एक बार मौका दे दीजिए बस, आगे से नहीं होगा। मैं एक और जो सबसे बड़ी आपने जो ये बात बोली ना कि गोलियां चल रही हैं और उसमें भी सब हाँ जो सर, मतलब वो जो जो ह्यूमर था वो मतलब सीरियसनेस भी थी, लेकिन मतलब वो इतनी हंसी, क्योंकि जो जो वो रेडियो सेट पे बोल रहे थे सब वो सुन रहा था, तो हंसी तो आ ही रही थी कि मतलब। और वो अगर सिर्फ 5-7 मिनट की बात हो तो अलग हो, वो बिल्कुल ही उनकी साइड में गिर गए थे और हम सारे इधर उधर। उस साइड में पानी भरा हुआ था, और पानी भरा हुआ था सर्दियों में जो बारिश होती है वो पानी, और वो पानी लगभग ठंडा। तो मतलब अगर 1-2 घंटे और हो जाए तो वो शायद मतलब वैसे ही मर जाएंगे। वैसे ही आदमी मर जाए सर। और जिधर हम गिरे थे उस साइड में पानी नहीं था। तो हम 2 घंटे तक वो 7-8 टेरिस थे, और अचानक पहले पता भी नहीं था। अगर वैसे पता होता तो शायद हम मतलब उनको एम्बुश कर देते। लेकिन जस्ट जो उस शाम की जो पेट्रोल गई थी वो जस्ट एरिया सैनिटाइजेशन करने के लिए भेज दिया था। तो बस कि चलो 1-1.5 घंटे जाके आते हैं, फिर आके खाना खाएं। बट दैट टर्न्ड इनटू ए लाइफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट ये जो बात आपने बोली ना ह्यूमर वाली, दिस इज वन मोर क्वालिटी ऑफ पैरा स्पेशल फोर्सेज की कितना भी सीरियस इंसिडेंट हो या इवेंट हो, बट वो ह्यूमर उनका नहीं जाता है और उससे क्या होता है उनका स्ट्रेस कम रहता है। तो हाँ ये सर, आपने के गोलियां चलने के बीच भी यू आर क्रैकिंग जोक्स के भैया आज तुम जो है ना ये पकड़ के ले जाएंगे आप। सन्नू सर ने बोला कि भाई ऐसा है कि आज तेरे को ना ये लेके जाएंगे आज, और तेरे को इस्लामाबाद तक लेके जाएंगे, मतलब तेरे को मस्जिद पे टांग देंगे काट के, मतलब। और जनाब मेरे बच्चे हैं, मतलब आज के बाद में गलती नहीं करूँ। उनका तेरे पास डंडा है ना, तू डंडा लेके चलो। उसको सर रास्ते में 6-7 बार मतलब बार बार बोला उन्होंने। और हमारे जेसू साहब थे, उन्होंने भी बोला उनको। उनका साहब आपका हथियार ले लो ना आप हाथ में, अगर आपको लग रहा है फिसल रहे हो तो एक हाथ में डंडा ले लो, एक हाथ में अपना हथियार रख लो। तो लाइक ही थॉट कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। और एज एन पुलिस ऑफिसर उन्होंने अपने जो दोनों जवान थे अपना हथियार उनको दे दिया, अपना पिट्ठू भी, एक को पिट्ठू दे दिया और एक को हथियार दे दिया। तो उस चक्कर में उनके पास उस डंडे के अलावा कुछ नहीं रहा। इसके बाद सुरेंद्र आप 10th पैरा एसएफ में यहाँ से कैसे ट्रांजिशन हुआ? तो सर उसके बाद में मैं अजय मुखर्जी सर के साथ में सियाचिन गया। सियाचिन के बाद में हमारी जो पलटन थी उसका 2 पैरासेफ की जो टीम थी उसका पूरा टेन्योर हो गया था 4 साल का। तो कुछ बताएंगे इसके, बिकॉज मैंने अजय मुखर्जी से सियाचिन का एक्सपीरियंस भी सुना था। आपको कुछ अपना वहाँ का एक्सपीरियंस बताएंगे, बिकॉज दैट इज अनदर लाइफ चैलेंजिंग। जो लाइफ चैलेंजिंग है सर, तो अजय सर और मैं दोनों, हम दोनों ही गए थे सर। तो सर टीम कमांडर थे और एक टीम लेके गए थे ट्रेनिंग के लिए।
लिए। तो सर गाड़ी चलाते थे और लाइक मैं सर के साइड में बैठता था। और उसके बाद में से जब सियाचिन गए तो सियाचिन में जनरली लोग है ना एक्सरसाइज सिर्फ आइस क्राफ्ट और रॉक क्राफ्ट ही कर रहे थे। तो अजय सर ने बोला कि नहीं अपन इधर बीपीटी करेंगे। तो सर वहां पे बीपीटी जब स्टार्ट करवाई तो उसमें सियाचिन बेस कमांडर ब्रिगेडियर संधू थे। तो उन्होंने अजय सर और मेरे को बुलाया। उन्होंने बोला भाई ये सीन क्या है, यहाँ तो लोग मर जाएंगे यार। तो अजय सर ने बोला कि जितना हम कर रहे हैं उतना ही हमारे जवान कर रहे हैं। तो ऑफिसर स्पेशल फोर्सेज एंड पैरा बटालियंस ऑफिसर लेड। तो जब भी कुछ होता है तो ऑफिसर सबसे आगे कर रहा होता है। तो अजय सर ने कहा कि सर जब हमें लगेगा कि अगर सही में हमें तकलीफ हो रही है तो हम रोक देंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा मर गया जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज या हाइपोक्सिया तो मैं तुम दोनों को टांग दूंगा। तो सर ने बोला सर डोंट वरी। और सर ने कहा नहीं अपन चालू रखेंगे। और वो एक प्रूफ इन पुडिंग हो गया कि सियाचिन बेस कैंप के ऊपर रोजाना बीपीटी। और उससे सर जो हमारा जो फिटनेस लेवल था बढ़ गया। वो इतने इतने लेवल पे गया कि जब हम आगरा में आई बटालियन तो आगरा में ब्रिगेड का जो क्रॉस कंट्री कंपटीशन था 2 पैरा ने उठा दिया सबको, मतलब बिल्कुल एक झटके में। क्योंकि सर ऊपर हाई एल्टीट्यूड से जब आप नीचे आते हो तो आपका लंग कैपेसिटी, आपकी कार्डियक एफिशिएंसी इतनी सुपर स्ट्रॉन्ग होती है कि नीचे तो आपको लगता है ऑक्सीजन आप ऐसे ही ले रहे हो। तो अजय सर इज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर एंड मेरी तमन्ना थी कि वो जनरल बनते। क्योंकि ऑपरेशनली स्पेशली against a terrorist, he is one of the finest soldier I ever served with him or ever known. कि ऑपरेशन प्लानिंग एक अल्टीमेट लेवल का था जो। कितने टाइम रहे वहाँ सुरेंद्र आप सियाचिन? आई थिंक सर मेरे हिसाब से शायद 2 मंथ कितना, एक्चुअली टाइम तो सर मेरे को याद नहीं है। और फिर वहां से हम आगरा आए और आगरा आके तो फिर तब 10 पैरा के जो मेरे सीनियर थे डॉक्टर वो उन्होंने आर्मी से रिलीज लिया, वो कनाडा चले गए। ओके। वो देन 10 पैरा खाली होते ही मैंने 10 पैरा आउट किया। मैंने सीओ से बात किया, 10 पैरा सीओ से भी और 2 पैरा सीओ कर्नल रमन से बात किया। मैंने बोला सर मैं आप लोग ने तो पूरे 4 साल कर लिया, मैंने तो सिर्फ मेरे तो 7 महीने ही हुआ कश्मीर, तो मैं जाता हूँ वापिस। तो देन वहाँ 10 पैरा के सीओ थे कर्नल तिनायकर, सो ही सेड की हम ज्वाइन अस। क्योंकि जब मैं 2 पैरा में था तो 10 पैरा वहां पे थी कश्मीर में। सो कुछ ऑपरेशन 2 पैरा 10 पैरा दोनों साथ भी कर रहे थे। तो उस टाइम मैं 10 पैरा के सारे ऑफिसर से सबसे मैं मिलता ही था। तो व्यूअर्स देखिए यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने बोली सुरेंद्र कि आप लोगों ने तो 4 साल किए हैं जेएनके में, मैंने तो सिर्फ 7 महीने किए। और क्योंकि आप तो अभी आगरा में आ गए, इसमें आ गए, आई वांट टू कंटिन्यू एंड दैट इज द रीजन यू अगेन वेंट बैक टू द 10 पैरा सो दैट यू कंटिन्यू डूइंग द ऑपरेशन। एम आई राइट? हाँ बिल्कुल सर, सबका यही है। पैरा के जितने ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, सबका यही है कि जब एक टीम जाती है तो जब टीम का टेन्योर हो जाता है तो वो आती है तो दूसरे लोग कहते हैं भाई अभी हमारा टेन्योर नहीं हुआ, नाउ वी विल गो। क्योंकि ऑपरेशनल रिफ्रेशनेस और प्रिपेयर्डनेस आपको ट्रूप तो रोटेट करना ही पड़ेगा है ना। और अगर आप मैं इधर आके बाद में मैं जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। और वहां पे जरूरत भी है एक डॉक्टर की, स्पेशल फोर्सेज के डॉक्टर की। और वो पलटन में जिसमें मैं जाना चाहता था ओरिजिनली, तो वो खाली हो रही है। और वहां पे जो मेरे सीनियर थे ड्यू टू हिज फैमिली रीजंस ही टुक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट एंड ही वेंट टू कनाडा। तो वो जगह खाली हुई है। और पहले भी हमने 7 ऑपरेशन किए थे। एक ऑपरेशन पाकिस्तान बॉर्डर पे था जिसमें 2 पैरा एसएफ, 5 पैरा एसएफ एंड 10 पैरा एसएफ हमारा हेलीबोन ऑपरेशन था। तो हम दो दिन तो ऑपरेशन में साथ में रहे थे और हम ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस जब चल रही थी तब भी साथ में थे। तो 10 पैरा के ऑफिसर्स से मैं वहां पे मिल ही चुका था सबसे। और तो बाकी सबका माइंड सेट तो एक ही होता है। तो जो ही उन्होंने मेरे को बोला कि अभिषेक जा रहे हैं तो सनी देख ले, तो मैंने बोला या मैं तो आई एम फाइन। और सीओ से बात की, सीओ ने कहा परफेक्टली फाइन, आई फुली एग्री। तो सीओ ने भी मेरे को रिलीज कर दिया। तो मैं 10 पैरा ऐसा 10 पैरा इज लाइक 10 पैरा इज आल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेशल फोर्सेस और लाइफ। आपने एक बात और बोली कि आप 10 पैरा इनिशियली ज्वाइन कर, तो क्यों नहीं ज्वाइन कर पाए थे? क्योंकि वैकेंसी नहीं थी? सर 10 पैरा में उस समय मेरे सीनियर ऑलरेडी थे। तो एक स्पेशल फोर्सेज में एक ही डॉक्टर होगा। तो उस समय फिर 2 पैरा एसएफ खाली था। तो या तो मैं वेट करता। तो मैंने बोला वेट कुछ नहीं, मेरे को जाना है कश्मीर, तो मैं जाता हूँ। तो मैं 2 पैरा एसएफ में गया एंड इट्स गुड। आई थिंक आई एम द ओनली डॉक्टर हु सर्व्ड विद द 2 पैरा एसएफ, 5 पैरा एसएफ, 10 पैरा एसएफ एंड प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड। मेरा पूरा टेन्योर लाइफ का सिर्फ पैराट्रूपर्स के साथ ही निकला सर। आई थिंक 10 पैरा एसएफ में फिर बताइए आगे क्या हुआ? और सर 10 पैरा एसएफ में जब मैं गया तो
इनिशियली हेडक्वार्टर वाज इन द चिनार को मैं वहां पे, तो मैं शायद 20 एक दिन में वहां था, हेडक्वार्टर में था। तो मैं बोर हो रहा था उधर, तो मैं सुबह पीटी के बाद में थोड़े से कुछ पेशेंट, एसएफ में वैसे भी कोई ज्यादा पेशेंट नहीं होते, तो फायरिंग हो गया। रोजाना फायरिंग कर रहे हो, आगे लंच कर रहे हो, सुबह पीटी कर रहे हो, शाम गेम्स। तो जो ब्राउ टीम कमांडर थे, मैं उनसे मिला था, एंड ही वाज कारगिल वॉर वेटरन। तो उनको कारगिल में जैसे एक गोली लगा हुआ था संग्राम सर को, तो साथ एक बहुत ही क्लोजनेस वैसी फर्स्ट टाइम से ही हो गया। एंड लाइक आई, जैसे मैं संधू सर को बड़ा भाई बोलता था, उनको भी बड़ा भाई टाइप, मतलब ही वाज माय सीनियर टीम कमांडर, लेकिन मैं उनको भाई की तरह ही समझता था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार सनी साला तू इधर आया है और तू हेडक्वार्टर में क्या कर रहा है। मैंने बोला कि मैं सीओ को बोल चुका हूँ कि सर मुझे जाना है। तो बोला तू सीओ से बात कर। मैंने सीओ से बात की, सीओ ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, तू इधर रह, एडजुएंट छुट्टी गया है, तू एडजुएंट की काम कर ले। मैंने कहा सर मेरे को एडजुएंट का काम नहीं है। तो संग्राम सर ने एक ऑपरेशन किया जिसमें उन्होंने 4 टेररिस्ट मारे, तो वो हेडक्वार्टर में आए। जब भी पार्टी होती थी तो हेडक्वार्टर में टीम आई, तो मैंने बोला कि सर ऐसा है, अभी मैं बोलूंगा और सीओ को, और अब मैंने मेरा सामान वामान पैक कर लिया है, लेकिन अब आप अड़ जाना कि मैं लेके ही जाऊंगा इसको। तो मैंने सीओ को बोला कि सर मैं मेरे को जाना है। तो बोला नहीं नहीं वो एडजुएंट आएगा। तो संग्राम सर ने बोला सर एडजुएंट ऐसा क्या काम है, मतलब ऐसा क्लर्क है वो भी कर देगा, साइन आप कर देना या ट्वाइस कर देंगे। तो उसमें ट्वाइस भी छुट्टी पे थे, तो सीओ और क्वार्टर मास्टर दो ही बचे हुए होंगे। तो उन्होंने कहा सर क्वार्टर मास्टर को एक्स्ट्रा चार्ज दे दो आप, और फिर मैं सर के साथ चला गया। तो संग्राम सर के साथ गया, देन 10 पैरा स्टोरी स्टार्टेड। एंड मतलब कश्मीर का जो एक अलग ही चेहरा मैंने देखा, टेररिज्म का अलग ही चेहरा देखा, और स्पेशल फोर्सेस के जिस ढंग के जो ऑपरेशन थे, एक एक अलग दर्जे के ऑपरेशन, मतलब। और आई फील सो प्राउड दैट इंडियन आर्मी हैज सच सोल्जर्स, सच ऑफिसर्स, सच बटालियंस जिनमें ये काबिलियत है कि वो इस लेवल के ऑपरेशन और इतने सही ढंग से कर सकते हैं। तो 10 पैरा गेव मी लाइक सर एक अलग लाइफ का नजरिए। जो भी अभी मैं कुछ करता हूँ, आई थिंक दिस इज द सेकंड लाइफ। एंड संग्राम सर इज नो मोर, सर का डेथ हो गया, बट लाइक दीज आर द सोल्जर्स। उनका डेथ ऑपरेशन में हुआ किसी में? नहीं नहीं, ऑपरेशन में नहीं सर, उसके बाद में सर का लिवर सिरोसिस हो गया। तो लाइक अमेजिंग सोल्जर, मतलब जंगल वारफेयर के ही वाज द मास्टर। मतलब वो पेड़ की पत्ती कैसे हिलती है देख के बता सकते थे कि कहाँ हाइड आउट है, कहाँ टेररिस्ट का मूवमेंट है, कब मूवमेंट होने वाला है, और कभी भी ऐसा गलत नहीं हुआ। और देन एक मतलब सर के साथ रहते हुए एक टैग लग गया मेरे पे भी कि जब, अगर जिस ऑपरेशन में मैं जा रहा हूँ, पक्का टेररिस्ट से मुकाबला होना है, कि आज मुकाबला होगा। जब हम सर बोलते थे कि तू आ गया है, तूने कुछ काला टीका कुछ लगा रखा है, तो अलर्ट हो जाना। सब जवान को पहले बोलते भैया अलर्ट हो जाना, आज ये आ गया साथ में, तो आज मुकाबला होगा। तो हमारा जो कोर्ट साइन की आज टाकरा होगा, मुकाबला होगा और जीत हमारी होगी। तो वो सर होता ही था, मतलब। एंड जब बार बार ऑपरेशन होते हैं तो सर फिर आपका जो एंजाइटी लेवल, आपका जो एक्शन ओरिएंटेशन जो है वो बहुत फास्ट हो जाते हैं, एंजाइटी लेवल कम हो जाता है। अदरवाइज जैसे लोग बोलते हैं कि बिल्कुल डर नहीं लगता, ऐसा नहीं है। डर लगना लाजमी है। बहादुर और पागलपन में एक बहुत ही मामूली सी थिन लाइन है कि आप अपने दोस्तों की जान बचाते हुए, अपनी सेफ्टी बचाते हुए अगर टेररिस्ट को मार रहे हैं तो बहादुरी है, और अगर आप अपने टीम को एक्सपोज कर रहे हो और फिर 4 टेररिस्ट मार दिए, एक हमारे बंदे की जान चलेगी, तो वो फिर बहादुरी नहीं है। क्योंकि टेररिस्ट तो आते रहेंगे, लेकिन हमारा बंदा कहाँ से आएगा? इतना हाईली ट्रेंड, हाईली मोटिवेटेड और वॉलेंटियर आदमी जो इसको इंडियन आर्मी ने तैयार किया इतने लंबे टाइम, वो आदमी दोबारा कहाँ से आएगा? सो हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे बंदे हैं, उनकी लाइफ है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन एट द सेम टाइम स्पेशल फोर्सेज सोल्जर्स, वो बिना ऑपरेशन खत्म किए आते नहीं, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ 7 जगह, स्पेशल फोर्सेज ने किया। एंड आई फील सो प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी कि जब हमारे भाइयों का उरी में आतंकवादियों ने मतलब सोते हुए को मारा और उसका जो बदला लिया, और वो हमारी टीम ने लिया, स्पेशल फोर्सेज ने लिया। आई फील सो प्राउड ऑफ देम, एंड आई फील कि आई एम द लकीएस्ट वन, आई एम द वन लकी इंडियन who got opportunity to serve with them। और उनके साथ, उन रेजिमेंट्स के साथ हमने काम किया। वो हमारे जूनियर, हमारे साथी, हमारे सीनियर्स जिन्होंने मुल्क के लिए ये काम किया। एंड दैट गिव कॉन्फिडेंस टू एवरी इंडियन कि आप सेफ हैं, आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ होता है तो
अपनी जान पे खेल के ये लोग आपको बचा। सो दैट जो उरी के बाद में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, वर यू आल्सो पार्ट ऑफ दैट? आई वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट, लेकिन ओके, वो हमारे जो साथी हैं ओके, जिनके साथ हमने सर्व किया है, ओके, जिनके साथ हमने नौकरी की, जिनके साथ हमने ऑपरेशंस किए हैं, ओके, वही लोग थे जिन्होंने ये काम किया सर्जिकल स्ट्राइक। वही बटालियन सारे के सारे स्पेशल फोर्सेज के ही हैं। ओके, सो दैट गिव ए सेंस ऑफ प्राइड कि एब्सोल्युटली। स्पेशल स्पेशल इंडियन आर्मी का जो स्पेशल फोर्सेज है कि डिलीवरी जब जरूरत होती है दे आर देयर ऑलवेज डिलीवर। वो एक ऑपरेशन का जो है सुरेंद्र, आप बताना चाहोगे जो जिसमें कि हेक्टर लैंड नहीं हो रहे थे और यू सेव्ड एटलीस्ट 17 पीपल? सर देयर वाज 81 ब्रिगेड इन बांदीपुर, तो एक रात को एक टेररिस्ट को पकड़ा गया। ये 10 पैरा की बात है? हाँ, 10 पैरागी से। ओके, सो दैट ऑपरेशन वाज डन बाय चार्ली टीम। ब्रिगेडियर भूपेश आड़ा जो एनएसजी में थे, सियाचिन बेस कमांडर बने, बाद में एवरेस्ट भी चढ़े हुए हैं, तो उसमें मेजर थे। मेजर भूपेश आड़ा चार्ली टीम में, और ब्राउन टीम में मेजर संग्राम। तो दोनों टीम बांदीपुर में ही थी। एक बांदीपुर में सप्लाई कोर डिपो में, और एक बांदीपुर से थोड़ा सा जस्ट 3 किलोमीटर साइड में 81 ब्रिगेड के नीचे। तो एक रात को सर वहां पे एक टेररिस्ट पकड़ा गया मस्जिद में, पाकिस्तानी टेररिस्ट। तो उसको जब पूछा तो उसने बताया कि जंगल में उसके सारे साथी हैं, ऑलमोस्ट 40 टेररिस्ट, एक हाइड आउट है, एंड दे आर प्लानिंग ए बिग ऑपरेशन अगेंस्ट हम। सो फटाफट 81 ब्रिगेड ने उसको वहां बुलाया, सारा पूछा और बोला कि ऑपरेशन कौन करेगा। तो लगा कि ये तो रात को ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह तक तो टाइम नहीं ले सकते। सो दैट टाइम आई थिंक सर रात के आई थिंक 10 बज चुके थे। तो पहले तो वो दूसरी पुलिस को, एसओजी को और आरआर को दे रहे थे ऑपरेशन, एंड देन ब्रिगेडियर भिड़े, देन लेटर ऑन ही बिकेम जनरल। तो जनरल भिड़े ने वो ऑपरेशन कहा कि 10 पैरा एक्सेप्ट करेगी और 14 आरआर उसको सपोर्ट में आएगी। तो 14 आरआर जो है गढ़वाल की, दैट्स इन बांदीपुर। तो रात को हमें बुलाया सर ब्रिगेड हेडक्वार्टर में, 10:30 बजे हम गए। तो टेरिस से मिले, उसको पूछा कहाँ क्या, और फिर सारे मैप निकाले, क्योंकि उस एरिया में हमने ऑपरेशन किया नहीं था। तो फिर रात को ही उसको लेके हम उसी टाइम रात को चले, अराउंड 11:30 के आसपास। फिर हमने वो डिस्टेंस लगाया कि ये पहाड़ के ऊपर वो है तो इतना टाइम लग सकता है, और हमें फर्स्ट लाइट से पहले वहां पे पहुंचना हाइड आउट पे। तो हम सब फर्स्ट लाइट से पहले उसको लेके, उसका लाइक फेस मुंह बांध के उसको साथ में ले, उसको बोला कि तेरे को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर गलत जगह ले गया तो फिर तो ठोक ही देंगे। तो फिर उसको लेके वहां पे गए ऊपर पहाड़ के ऊपर, और फर्स्ट लाइट के ऊपर जब हम वहां पहुंचे तो टेरिस्ट को शायद उनको पहले ही पता चल गया कि उनका एक बंदा गया था और वो शाम से पहले आ जाना था और वो आया नहीं। तो या कोई सैटेलाइट फोन से उसको किसी सिविलियन ने इंफॉर्मेशन दे दिया कि आपका बंदा पकड़ा गया, फौज लेके चली गई। तो सर उसके बाद में जब ऊपर गए तो वो पूरा हाइड आउट खाली पड़ा, लेकिन वहां इतना ज्यादा सामान वहां पे, मतलब आप 6 महीने 50 लोगों को खिलाने के जितने अंडे पड़े वहां पे, इतने चावल, इतना सारा सामान, सब कुछ पड़ा वहां पे। वहां लेडीज के कपड़े भी पड़े थे। दैट शोज की दीज टेररिस्ट आर रेपिंग इनोसेंट वोमेन, पकड़ के ले जाते हैं और सब कुछ करते हैं। तो फिर सिर्फ वहां से मैं, एक जो जवान था उसका पैर थोड़ा सा मुड़ गया था, तो वो थोड़ा सा नीचे था, तो हड़ा से ने मेरे को बोला कि तू उसके साथ रह जा। तो मेरा बड़ी सत्यवान और हम दोनों उस जवान के नीचे आ गए। ये थोड़ा सा ऊपर थे हमसे, ऑलमोस्ट पहाड़ी पे 100 मीटर ऊपर थे। तो सर फर्स्ट लाइट हो गई। सर ने बोला कि कोई टेररिस्ट वेस्ट कोई है ही नहीं इधर, क्या करना है, तो इस सामान को आग लगा देते हैं, पूरे हाइड आउट को जला देते हैं। तो उसी टाइम मेरे को लगा कि मैं वॉशरूम जाता हूँ। तो इधर मेरे जवान थे, वो इतनी पतली सी पगडंडी थी, तो साथ में ऐसा एक बड़ा सा एक पथरीली चट्टान थी ऊंची सी। तो मैंने जवान को बुलाया कि मेरे बड़ी को बुलाया यार कि तू मेरे को, मैं जंप करूंगा, तू मेरे को बम पे थोड़ा सा पुश कर दे और मैं उधर जाके मैं टॉयलेट करके आता हूँ। तो सर वो एक बंदा नीचे हुआ, मैं उसके ऊपर पैर रखा, उसने मेरे को पुश किया। तो मैं जब जो ही ऐसे दीवार पे से ऊपर चढ़ा तो मैंने देखा सामने 2 टेररिस्ट बैठ रहे, और उनका मुंह अपोजिट साइड में था, और ऊपर से झरना हुआ पानी गिर रहा था उनके सामने, बहुत जोर से पानी आ रहा था झरने का। तो उनको, मतलब वो आवाज इतनी तेज थी कि उसमें हमें भी हमारी आवाज नहीं सुन रही। तो उनको भी पता नहीं चला कि मैं जस्ट उनके पीछे आ गया, और मेरा जो बडी है वो मेरे को पुश कर रहा है नीचे से कि साफ जाओ, और मैं हाथ छोड़ के नीचे आने की
कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ मेरे सामने काके बैठे हैं, तो मैं अभी मेरा हाथ जिस जगह से छिला था वो अभी भी मेरे निशान है उसका, तो मैं पत्थर पे पूरा हाथ छोड़ के नीचे आया। तो बोलता साहब क्या हुआ? अरे मैंने कहा टेरिस बैठा। बोला कहाँ? मैंने कहा पत्थर पेड़ की छाव। देन हमने सर को बताया कि सर दो बंदे बैठे हैं। और बोला हाँ तेरे को कहाँ दिख गए बंदे यहाँ पे? मैंने कहा जहाँ झरने का पानी गिर रहा है जहाँ हम हैं उसके जस्ट साइड में दो बंदे बैठे हैं, आप देखो। तो फिर उन्होंने लगा के देखा तो उनको पूरा दिख गया कि दोनों बंदे बैठे हैं, और वो उधर से गार्ड कर रहे थे। उधर से एक पगडंडी आती है ऊपर, तो वो उसको गार्ड करने के लिए बैठे थे कि इधर से फौज आएगी। उनको नहीं पता है कि हम पीछे से आ गए, तो वो उधर के लिए बैठे थे। और हमारी किस्मत अच्छी थी कि सर वो झरने का पानी गिर रहा था जिससे वो आवाज इतनी तेज थी कि मतलब उनको भी नहीं पता चला कि फौज यहाँ पे 1 घंटे से यहाँ उनके जस्ट पीछे घूम रही है, और हमारा भी नहीं पता कि हमारे जस्ट ऊपर ही बैठा है। तो फिर उन दोनों बंदों को डाउन किया। उसके बाद में जब करके डाउन किया, अभी तो कोई और तो कुछ है नहीं, तो हम हाड़ा सर ने कहा कि हम ये जो पहाड़ी है इसके ऊपर से हम नीचे जाते हैं। और नीचे यू शेप में एम्बुस लगा रखा था 14 RR में। तो उनके सीओ भी आए कल जोशी, ही वाज हेक्टर पायलट। तो सर ने बोला कि अरे यार अभी खत्म हो गया, चलो चलते हैं, क्योंकि पूरी रात से बैठे थे सर, वो भी भयंकर सर्दी थी। हम जो अब आदमी चलता है तो गर्मी लगती है, लेकिन जो बैठ जाता सर्दी में उसकी तो बैंड ही बज जाती है। तो सर आड़ा सर ने बोला कि सर जोशी सर आप सामने वाली पहाड़ी पे आ जाओ, तो अब जब नीचे बैठे ही हो तो आप इस पे चढ़ के इसको सैनिटाइज कर दो और फिर नीचे उतर के अपन चले जाएंगे 2 बॉडी लेके। तो सर क्या हुआ कि सर ने बोला कि अरे यार पूरी रात से तुम देख रहे हो, सुबह देख लिया हाइड आउट खाली हो गया, तो ये भाग गए हैं वापस, उधर ही साइड में पाकिस्तान बॉर्डर है। तो बोला ये तो भाग गए होंगे, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, आ जाओ नीचे आ जाओ। तो सर ने बोला कि ठीक है चलो हम आते हैं। तो उन्होंने बोला सीधे नीचे हमारे से ही मिल लो ना, इधर इधर ही मिलाप कर लो। तो सर वो एक गलती हो गई, क्योंकि जब भी आपको कभी भी हाइट नहीं छोड़नी चाहिए, जो बेसिक है ना, अगर चाहे सीनियर हो जूनियर हो कोई भी हो, अगर गलती कर दी तो उसकी सजा तो मिलनी है, और उसके लिए फिर कोई माफी नहीं है। और वही हो गया, हमें इस पहाड़ी के इधर से जाना था और हम सर सीधा इधर से नीचे उतर के और उनके साथ मिलने जहां वो बैठे थे हम वहां आ गए। तो हम 28 लोग थे 40 टीम के, और जिसमें 3 अफसर बाकी 25 जवान थे और 3 जेसीओ थे और 22 जवान। सर जो ही हम आए तो वहां उनका एक अफसर थे, उसमें कैप्टन सेट्टी, निशान सेट्टी। तो उसने बोला कि सर कॉन्ग्रेचुलेशन, दो तुम्हारे कुछ खाने का आएगा, पूरी रात से भूख लगी हुई है। मेरे जेब में उसमें कैडबरी या ये जो है ये चॉकलेट थी, और गुड़ और चने ये भी थे। तो मेरा जो जूनियर था 10 पैरा सबका, सज्जन सिंह मलिक, लेटर ऑन वो भी मतलब एक ऑपरेशन में शहीद हुए सर। तो ही कीर्ति चक्रा, गॉड ब्लेस हिज सोल, वो मेरे घर के बाजू में उनका घर है। तो उनका भाई मेरा क्लासमेट है, तो वो मेरे से रास्ते में खाना मांग रहे थे कि भाई साहब कुछ है तो दे दो। तो मैंने बोला नीचे चल के दे दूंगा तेरे को। बोला दे दो, मैंने कहा नीचे बस पूछते ही दे दूंगा। लेकिन वो जो 14 RR के ऑप्शन ने मांगा, बोला सर कुछ है क्या? तो मैंने निकाल के सर उसको ऐसे चॉकलेट हाथ में ऐसे दिया, देते ही इधर से गोली आई और वो अंगुली निकल गई दोनों। वो मतलब वो एक झटके में सर, मतलब वो दैट जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप को अभी गोली का हुआ ना सर, बिल्कुल वो एक ऐसा कि मैं ऐसे जैसे आपको चॉकलेट दे रहा हूँ, एकदम उसको मेरी भी जा सकती थी उसकी दोनों उंगलियां, और वो सामने खड़ा था और अगली गोली आई वो उसके चेस्ट के अंदर 2 गोलियां वो लग गई। और मतलब वो इतना जल्दी हुआ कि जब तक हम नीचे हुए और उस पहले 3-4 सेकंड में 16-17 लोगों को एक झटके में लग गई गोली, और उसमें एक आदमी था जिसको एक गोली लगी, वो मेरा बडी था। बाकी सबको मल्टीपल गन शॉट मल्टीपल। और फिर सारे नीचे हो गए। तो वो निशान वो उसके फादर भी सर IPK में जो श्रीलंका वाला ऑपरेशन था उसमें ही वाज नो मोर। सो ही सेड कि सर मैं तो एक ही लड़का हूँ, मेरी माँ का क्या होगा? एंड जिन्होंने एक यंग ऑफिसर का लगता है घर पे मदर अकेली है, तो मैंने बोला डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा यार। मैं एक पत्थर पड़ा था, मैंने सर के सामने रख लिया। मैंने बोला यार जब तक मेरे को कुछ नहीं होगा तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो मलिक ने इतना वो फायर कर रहे थे, वो अल्लाह अकबर, हिंदू काफिर हैं इनको मारेंगे, वो अपनी वो ऊपर पाकिस्तानी अपना जो ड्रामा करते हैं हमेशा जिहादी, वो कर रहे थे। तो ये सब फायरिंग वायरिंग चल रही है सर। 20-25 सेकंड हो गए। एक बार निशान ने बोला कि मदर अकेली है सर, क्या होगा अगर मेरे को होगा तो प्लीज बचा लो। आई सेड डोंट वरी। तो मलिक ने उस टाइम जब ये ऑपरेशन चल रहा था, मलिक ने बोला भाई साहब अब तो बची हुई चॉकलेट दे दो, कम से कम मरेंगे तो खा के तो मरेंगे।
जाओगे इसको तो मैंने तो एवरीबॉडी स्टार्टेड लाफिंग एंड देन मेजर हाड़ा एंड नाउ ब्रिगेडियर हाड़ा उन्होंने बोला कि देखते क्या हो यार, मारो इनको कुत्तों को, लेट्स फायर ऑन देम। तो देन हमने फिर फायर करना शुरू किया एंड फिर निशांत की जो दोनों उंगलियां गिर गई थी नीचे घास में, तो मैंने उसके बड़ी को बोला यार ढूंढ, लेकिन सर आदमी है ना उस समय सूना हो जाता है जब एकदम, बिकॉज हम तो नीचे खड्डे में है, खाई में है और ऊपर वो है। फिर हम फायर करने लगे तो क्या हुआ एकदम हमारे, फिर मलिक ने एक आरएल मारा सर फॉस्फोरस वाला, तो उससे आग लग गई, क्योंकि जो चीड़ के पेड़ होते हैं उनमें वो तेल होता है ना, उसकी वजह से आग लग गई। तो वो टेरिस्ट उसमें घिर गए और इनमें शायद जिहादियों में यह ना कि हमें जल के नहीं मरना है, तो फिर ये भागने लगे और उनके एक दो के हथियार भी नीचे आ गए हमारे पास, तो वो भागने लगे। वो और ऊंचे चोटी पे ऊपर चले गए, तो डिस्टेंस बढ़ गया, तो फिर जो इफेक्टिव रेंज थी जो फायरिंग की वो दूर हो गई, लेकिन वो कंटिन्यूस फायर करते रहे। फिर इनकी उसकी दोनों उंगलियां ढूंढी वहां से, और फिर मैं उसको देख रहा था तो वो बोला अब चला भी नहीं जाए, तो उसको थोड़ा सा हैवी था, उसको लेके फिर उधर चट्टान की तरफ आए। फिर मैंने बोला भाई जी जिसको लगी आ जाओ आप, तो सारे लोग आ गए, इतनी ज्यादा लोग आ गए एंड लकीली भगवान शायद एन वक्त पे कुछ करवाता है। तो उस दिन ऑपरेशन से जाने से पहले मैंने हर जवान को बोला कि यार 4 मैगजीन है और 2 तुम आरएल और ये भी ले लो, मतलब पानी जो है, जो सबने ले रखी। तो हमारे पास 56 बोतल थी मेरे जवानों के पास, सब कहने था उसके पास 8-10 थी। तो उस चक्कर में इतने सारे गोलियां लगी तो सबको मैंने आईवी तक पकड़ा दिया मैंने। और फिर कोर कमांडर उसमें निर्भेश शर्मा सर थे, जो लेफ्टिनेंट जनरल बाद में गवर्नर बने। सर को हमने बोला कि सर चौपर भेजो आप, तो सर एयरफोर्स के अपने भाई लोग आए, 4 चौपर लेके आए, और ऊपर वो जो नीचे जहां हमने जलाया वो स्मोक कि यहाँ लैंड करना है, तो ऊपर से ये पाकिस्तानी जिहादी आतंकवादी ये फायर कर रहे थे। तो पता नहीं फायर तो कर रहे थे, 100% पीका का फायर चल रहा था उनका, लेकिन शायद जो उनका लीड पायलट था स्क्वाड्रन लीडर, उसको लगा कि शायद टैंक पे लगी। तो वो अफसर जो जिस जवान को 3-4-5-5-6 गोलियां लगी हुई, तो वो तो ये चाह रहे हैं कि यार जल्दी से यहाँ से लेके जाए, और मैं उनको मोटिवेट कर रहा था डोंट वरी कुछ नहीं होगा, अभी 92 हॉस्पिटल जाते ही सब ठीक हो जाएगा। 92 बेस हॉस्पिटल में सैल्यूट टू ऑल द डॉक्टर्स की वहां जाते हैं तो 99.9% आदमी पहुंचता तो जिंदा बचता है। तो सर मैं उनको बोल रहा हूँ कि बस लैंड करने वाला है, तो उस पे पायलट के साथ रेडियो सेट पे बात हो रही, तो मैंने बोला सर लैंड करो आप, तो बोला नहीं लैंड नहीं कर सकते, वी आर अबॉर्टिंग। भाई क्यों? बोला नहीं ऊपर से फायर आ रहा है और चोपर के टैंक पे लग गया तो चोपर भी गिर जाएगा। और आई सेड यार क्या बात कर रहे हो तुम, थोड़ा और नीचे आ जाओ ना, नीचे तुम इतना ऊपर क्यों उड़ रहे हो, तुम नीचे उड़ो। तो देन शायद वो भी गुस्से में सीनियर था, तो उसने भी गुस्से में बोला कि तेरे को ज्यादा चलाना आता है क्या। तो देन मैंने सर जो अपने हिंदी में जो बोलते हैं उल्टा सीधा मैंने 2-4 सुनाई। मैंने बोला यार बड़ी ऑल एयर नो फोर्स, क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ मेरा बंदे जाने वाले हैं, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो कि तुम्हारे टैंक पे लग जाएगा, चोपर पे लग जाएगा, मरने दे साला चोपर, कोशिश तो करो, तुम लैंड तो करो, कि मैं इनको क्या जवाब दूंगा। तो उसने भी मेरे को 2-4 सुनाई तगड़ी वाली एंड वो चारों चोपर लेके वापस चले। देन वी गॉट इन टच विद ओवर सीओ और कोर कमांडर अगेन। तो हमने बोला सर ये क्या है, मतलब मैं मेरे बंदे जो ही चोपर जाने लगा आई रियलाइज कि मेरे बंदों का जो जिनको गोलियां लगी है उनका ऑल ऑफ सडन मतलब उनको लगा कि ये क्या हुआ साहब, ये लैंड क्यों नहीं कर रहा। वैसे वो अंग्रेजी में बोल रहा था, लेकिन बीच में जिस ढंग से मैं भी उल्टी सीधी बातें बकवास मैं भी सुना रहा था उनको, तो उनको हिंदी में तो सब समझ में आ रहा है कि मैं एक सीनियर से इतने कैसे बदतमीजी से बात कर रहा हूँ, तो उनको समझ में आ रहा है कि कुछ सही नहीं तो गड़बड़ है। और जो निशांत अफसर है उसको तो पता ही चल गया कि जो उसने बोला ना वी आर अबाउटिंग दिस ऑपरेशन, तो आ ही जाता। तो देन निर्भय शर्मा ने बोला कि मैं आर्मी एविएशन के पायलट भेज रहा हूँ। ओके। एंड देन आर्मी एविएशन गाय केम एंड सैल्यूट टू देम। मेरे अभी भी उनके साथ मतलब हैं सर, और वो आए, फायर तो चल ही रहा था, और उन्होंने मेरे को रेडियो सेट पे लिया, उन्होंने बोला कि कहाँ लैंड करना, तू मेरे को बता दे बिल्कुल नियरेस्ट जगह, जस्ट 2 वो बस टिक जाए, बस इतनी जगह चाहिए, चौपर वो रोटर कहीं नहीं भिड़े, बस इतनी ऐसी जगह बता दो। तो हमने बताया, वो लैंड किया, तो उन्होंने बोला कि लेके आ जाओ। मैंने बोला सर लेके कहाँ से आ जाऊँ, आई एम द ओनली वन जिसके दोनों हाथ पैर काम कर रहे हैं यहाँ, बाकी ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसको 4-5 से कम गोलियां लगी हैं। एक आदमी है जिसको हिप में गोली लगी है, एक वो मेरा बडी है, और बाकी सब उधर टेररिस्ट के साथ ऑपरेशन चल रहा है, तो मैं उनको उधर से नहीं निकाल सकता। दे केम आउट, वन पायलट केम आउट, बोला चल। और सर 2 लोगों की बैठने की जगह थी, तो हमने फिर ट्राई
एडवाइस किया कि जो सबसे सीरियस है उसको गोद में कर देंगे, जिनको जैसे जिसको हाथ में लगी हुई तो उनको बैठा दिया, जिसको पैर में लगी उनको ऊपर लेटा दिया, ऐसे करके के एंड वो चारों लैंड के सबको लेके गए। भगवान की दया से सर सारे के सारे सब जिंदा बचे। और दैट वाज लाइक वो ऑपरेशन, वो जो टाइम है, दैट कंप्लीटली चेंज माय लाइफ, वे ऑफ थिंकिंग। और जो भी है कि उसके बाद में मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कुछ होने वाला लाइफ में, एंड आई ऑलवेज फेल्ट कि दिस इज द सेकंड लाइफ, क्योंकि उस दिन अपना गेम हो जाता कोई ये एंड जो एंड एयरफोर्स के जो चॉपर से वो वापस चले गए और आर्मी के चॉपर्स लैंड करके वो भी रिकवर। हाँ सर, बाद में सर जब डीब्रीफिंग हुई तो मैं मिला भी, उन पायलट से भी मिला, एंड अगर एज पर जो एसओपी है उसके हिसाब से एयरफोर्स के पायलट, वो जो बात थी उनकी वो ठीक थी, क्योंकि एक चॉपर का गिरने का मतलब फिर ये होता है कि इसका मतलब टेररिस्ट ने एक चॉपर भी गिरा दिया, लाइक एक आदमी कोई एक फौजी को ही मार दिया, तो दो तो उसमें भी पायलट हैं तो वो भी जाना ही है। और जो क्लियर इंस्ट्रक्शंस है उनके, थोड़े अपने आर्मी वाले थोड़े से दबंग भाई लोग हैं, तो ये घुस जाते हैं, कहीं भी लैंड करवा देंगे, जैसे रशिया वाले होते हैं, तो कैसी भी जगह हो, उल्टी सीधी जगह वहां पे लैंड करवा ही देंगे, तो वैसे ही ये अपने आर्मी एविएशन के जो हैं, तो देन आई टोल्ड देम कि आई एम सॉरी, मतलब बट मेरे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि मुझे मेरे जो बंदे हैं जिनको गोलियां लगी हुई है, मुझे उनको जिंदा रखना, दैट्स माय प्रायोरिटी, और मैं उनके साथ ऑपरेशन में खड़ा हूं। मैं देख रहा हूँ खून बह रहा भाई, इसका इतना बह जाएगा तो ये खून बहने की वजह से मर जाएगा ये, ठीक है। और कितनी देर तक उनको आप अंगेज रख सकते हो? एक आदमी को तो उसको बातों में भी लगा लो सर, अभी इतने लोगों को गोलियां लगी है तो इसकी बात करो, वो बोल रहा मेरे को यहाँ लगी है, वो कह रहा मेरे को यहाँ दर्द हो रहा, सब जो निशान था पहले उसको लगा कि अंगुली लगी है, जब मैंने अचानक देखा कि उसके यहाँ से ब्लड बाहर निकल रहा है, और मेरे पास सारी ड्रेसिंग व्रेसिंग सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। फाइनली मैंने ऊपर से जैकेट उतारा, और जब मैंने जो ये कॉम्बैट टी शर्ट निकाली, तो मेरे को लगा कि ये कॉम्बैट टी शर्ट गीली कैसे हो रही है, कि मन देखा उसमें खून लगा हुआ, तो मेरे को लगा कहीं मेरे को तो नहीं लग गई, तो आई स्टार्टेड चेकिंग माई सेल्फ एल्सो कि कहीं क्या हो गया। तो बाद में मालूम चला कि जब वो उसको मैं ऊपर करके लेके आ रहा था, तो उसके जो चेस्ट का जो ब्लड था, जो चेस्ट से था, वो टी शर्ट पे आ गया। तो वो लास्ट में टी शर्ट जब मैं उस पर लगाने लगा, पैक करने लगा उसका चेस्ट, तब उसने बोला सर मेरे दिल में लग गई। मैंने बोला भाई दिल है ना लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लगी है, तू नहीं मरेगा अभी, कुछ नहीं। तो थोड़ा सा सर माहौल लाइट करना पड़ता है, एट द सेम टाइम आपको अपने दोस्तों को बिलीव दिलाना पड़ता है कि तुम ठीक हो, इतनी सीरियस इंजरी नहीं है, क्योंकि कई बार सर एक्चुअल ब्लड लॉस के बजाय आदमी शोक से डेथ हो जाती है। और जब आप चारों तरफ देखते हो ना कि अब कोई इसका उपाय नहीं है, यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ऊपर तो फायर चल ही रहा है, ऑपरेशन चल ही रहा है। सो दैट वाज वन ऑपरेशन, जिसकी एक चीज तो कहना चाहिए कि सर कि गलती की सजा मिलती है, कभी भी करो आप, अगर जो आप एसओपी से जो बेसिक जो रूल्स है उनसे आप साइड में हटते हो, तो ड्रामा कुछ न कुछ तो क्योस होता है। और अगर क्योस होता है, और अगर आपकी टीम में कम्युनिकेशन सही है, तो आप उसको वापस सही भी कर सकते हो, जैसे इस ऑपरेशन में हमने किया। और अगर कोऑर्डिनेटेड सब चीजें हों, तो आपके बंदों की गोली लगने के बाद भी जान बचती है। और इस ऑपरेशन ने जब वो सीन मेरे अभी भी मेरे को बीच में कई बार रात को नींद उखड़ती है, जब अचानक वो सब याद आता है कि ऐसा हुआ, तो that made me believe कि I'm here to do something good। अदरवाइज अपने को बुला लेता, बाकी लोगों को, भाई लोगों को बुलाया है, अपने इतने सारे साथी चले गए, हम इधर बैठे हैं, तो शायद उसने हमें एक मौका दिया है कि बच्चे थोड़ा टाइम और दे रहा हूँ, कुछ ढंग का काम कर ले, तो इसलिए सर। क्या बात है, क्या बात है सुरेंद्र, मतलब जज्बे की बात है। अच्छा एक चीज, वो अभी जो 17 जो हैं उनसे बात होती है कभी कभी? हाँ सर, उसमें से 17 में से जो मेरा बड़ी था सत्यवान, वो ऑपरेशन से ठीक हुआ, और फिर गया छुट्टी आया, फिर दोबारा एक ऑपरेशन हुआ, ही लेट डाउन हिज लाइफ इन दैट, ही गॉट सूर्य चक्रा, सो लाइक दैट फैमिली इज सो क्लोज। और उससे मेरे को एक चीज और लगता है कि यार इस बंदे को गोली लगी, इसका इलाज हुआ, ये बंदा बिल्कुल ठीक हुआ, उस ऑपरेशन में जब इतना कांड हो गया उसमें भी जिंदा बच गया, लेकिन इसको ऊपर वाले को बुलाना था, तो दूसरे ऑपरेशन में ये हो गया। अवार्ड अलग चीज है, लेकिन बंदा तो नहीं है ना, मतलब मेरे लिए
लिए सर जो मिलिट्री ऑनर है वो सेकेंडरी है, मेरे लिए बंदों की जो जान है वो ज्यादा है। सुरेंद्र, कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चन दिए थे, मैं एक्चुअली वो सर ऑपरेशन से और पैरा स्पेशल फोर्सेस तो मैं उनको पूछ लेता हूँ अभी, सर क्योंकि हमारा ये एपिसोड आपके ऑपरेशंस कवर कर। सर एक तो एक दीपांकर हैं, नहीं उत्सव है, उन्होंने पूछा आपके जो आइडल थे, आपने मेंशन भी किया उनके बारे में थोड़ा बहुत, कर्नल संग्राम सिंह के बारे में, और कोई चीज जो आप ऑलरेडी बता चुके उसके अलावा कुछ बताना चाहते सर संग्राम सर एक ऐसा आदमी था कि ही यूज टू मेक यू फील सो कंफर्टेबल। सर फौज में हायरार्की है, सीनियर हैं जूनियर हैं, कई बार जूनियर सीनियर से इसलिए अप्रोच नहीं कर पाता, उसको लगता है कि पता नहीं डांट दें या कुछ बोलेंगे क्या होगा, लेकिन ही वाज वन ऑफ दैट काइंड ऑफ ए ऑफिसर हु टुक सो मच इंटरेस्ट इन टीचिंग अस। अदरवाइज जैसे आप लीडर हो, आप ऑपरेशन कर रहे हो, साथ जा रहे हैं, हो रहा ऑपरेशन, लेकिन नहीं, मतलब एक एक चीज। और ऑपरेशन तो कश्मीर तो टेन्योर खत्म हो गया, उसके बावजूद जहां जहां जब जब मिले तो लाइफ को हमेशा हथेली पे लेके चले। और उन्होंने बोला कि जब आदमी ज्यादा ऐसे बचाने की या बचने की कोशिश करता है ना, तब तो पक्का ही गेम होता है। तो जस्ट अगर उसको बुलाना है तो बुला ही लेगा, तो दिल खोल के ऑपरेशन करना है। या तो हम घर पे बैठ जाते हैं कि भाई अपने ऑपरेशन नहीं करना, ठीक है, पता नहीं मर जाए क्या हो जाए, अगर लेकिन करना है तो हमें इस ढंग से करना है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला। अगर होने वाला है इसका मतलब अपनी तारीख तय ऊपर से हो रही है, भैया इस दिन इस टाइम आपका गेम ओवर, थैंक यू वेरी मच, कम मैं आपका वेट कर रहा हूं ऊपर, है ना, उसने अपना सेट कर रखा है। सो दैट बिलीफ सर, मतलब वो इतनी बड़ी बात है कि जब आपको ये लगता है कि यार कुछ नहीं होने वाला, मेरे गोली लगेगी तो भी जिंदा बचूंगा मैं, और अगर नहीं बचा इसका मतलब है तो भाई अपना इतना ही था। सर वो इतना बड़ा बिलीफ है ना, वो एक जो लाइन वो बार बार जो बोलना, बार बार समझाना। उन्होंने कहा देख मेरे कारगिल में गोली इधर से ऐसे लगी, यहाँ से पूरा गोली का निशान था, वो इधर से रब होगी, बोला ये इधर से जाती तो अपने दो चार दांत टूट जाते तो चेहरा खराब हो जाता, और ये थोड़ा सा 2 इंच ऊपर से जाती, इधर से जाती तो वैसे हो जाते, और 2-3 इंच नीचे से जाती तो इधर से गेम हो जाता। तो बोला वो इधर से इसलिए गई है बस वो बताने के लिए कि अभी टाइम नहीं हुआ है, तो एंजॉय जो करना है दिल खोल के करो, बहादुरी के साथ करो, अपने दोस्तों के साथ लाइफ को जितना मैक्सिमाइज, जितनी मेमोरी बना सकते हो बनाओ। तो वो सर मेमोरीज हैं उनके साथ। गॉड ब्लेस हिज सोल वेरेवर ही इज। अच्छा, दूसरे किसी एक और ऑप्शन ने पूछा है कि सॉरी, ये यस लांबा है, व्यूअर है अगेन, इन्होंने पूछा है कि आस्क हिम अबाउट द लीजेंड ऑफ पैरा एसएफ whom he idolized from 9 para SF का कोई जिसको आप। और सर 9 पैरा एसएफ में कर्नल मोहन और एक बहुत ही तगड़े ऑफिसर नेक्टर सर थे, जैकब है, बहुत मतलब सारे सर बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर हैं, मतलब हर आदमी में अलग क्वालिटी है। तो आप किसमें से क्या लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे सर अगर कोई आपको मेरे को बोले तो आप में मेरे में हजारों कमियां हैं, लेकिन हो सकता है आप में मेरे में एक दो अच्छाई हो। तो जैसे बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनमें भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं। आप किसी का टेम्परामेंट लेना चाहते हैं, किसी का ऑपरेशनल कैपेबिलिटी लेना चाहते हैं, तो लाइक 9 पैरा इज पल्टन ऑफ लीजेंड्स, अल्टीमेट बटालियन है सर। मतलब ये एक हिस्टोरिक बटालियंस हैं जिन्होंने कहते ना कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। तो 9 पैरा 10 पैरा 1 पैरा ये वो बटालियन है सर, मतलब दबदबे वाली बटालियन है। इनके ऑफिसर, इनके जवान, इनका सर कुक, इनका सफाई करने वाला भी ऐसा आदमी है जिन्होंने तूफान मचाया हुआ है। तो दे आर अमेजिंग अमेजिंग सोल, एक्स्ट्रा एक और किसी ने पूछा था कि सर डू वी गेट द सेम अपॉर्चुनिटीज और प्रोविजंस एज ए वेटनरी डॉक्टर इन आरबीसी कोर, मतलब जैसे आप एएमसी से बने तो क्या आरबीसी वालों को कुछ सेम अपॉर्चुनिटी है तरह से? सर फिलहाल अभी तक तो नहीं है, अभी तक वो वेटनरी का ऐसा पैरा का नहीं है। लेकिन शायद जहां तक मेरे को लगता है फ्यूचर में आएगा, क्योंकि जो ऑपरेशन में जो डॉग्स हैं, जो रिमोट एरिया में जहां स्निफर डॉग्स हैं, उनको लेके जाते हैं। तो जैसे हम चॉपर से लेके जाते हैं तो हमारी बटालियन वाले जवान खुद लेके जा रहे थे, लेकिन जैसे जब मैं था तब ये एक बड़ा पोस्ट ऑफ ब्रीफिंग में डिस्कशन हुआ है। तो आज नहीं, इतने सालों के नहीं हुए, लेकिन कभी न कभी तो होगा तो सही। अब इनकी किस्मत कितनी अच्छी है कि इनके टाइम में हो जाए तो ये भी चले जाएं, लेकिन ये होना जरूर है, क्योंकि जो डॉग स्क्वाड है, बड़े मेजर ऑपरेशन हैं, माइन वाले ऑपरेशन है, अक्रॉस द ऑपरेशन जिसमें स्निफिंग का काम है, तो उसमें वेटनरी का काम होता है। लेकिन ऑफिसर के लिए प्रोविजन होगा नहीं होगा ये आई डाउट, लेकिन जवान के लिए तो पक्का पहले आएगा।
तो इसका मतलब किसी ने बड़ी समझदारी से क्वेश्चन पूछा, सर मुझे भी नहीं पता था जो आपने बताया, इनफैक्ट आई वाज नॉट। दूसरा ये किसी ने पूछा है कि आपने पीवीजी की हम बात बाद में करेंगे, बट आप इतना बता सकते हो कि इसके लिए सिलेक्शन कैसे हुआ? सो पीवीजी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड जो बटालियन है वो इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक आर्मर्ड पैराट्रूपर्स। इनका इंडिया की सबसे सीनियर मोस्ट रेजिमेंट है, प्रेसिडेंट की यूनिट है और राष्ट्रपति भवन में ही लोकेटेड है। और पीवीजी का अब जब से डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति बने थे तब से पीवीजी के 5 जवान हर टाइम सियाचिन में भी सर्व करते हैं। सो पीवीजी के जवानों का क्राइटेरिया अलग है, ऑफिसर्स का क्राइटेरिया अलग है, बट एवरीवन हैज टू बी पैराट्रूपर, ये कंपलसरी है। और पीवीजी के जो डॉक्टर्स हैं, मैं तो जब से जानता हूँ ऑल आर फ्रॉम द स्पेशल फोर्सेज ओनली। तो अगर आपका उस टाइम में उस रैंक में आपका सेट हो रहा है तो, और आपकी जो एसीआर्स हैं उनके आधार पे, और फिर जो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाता है तो उसी हिसाब से। सो इवन जो आर्मर्ड अफसर हैं दोज आल्सो हैव टू बी पैराट्रूपर? एब्सोल्युटली दे हैव टू बी पैराट्रूपर। दैट इज द मोर। अच्छा, एक ये किसी ने पूछा है कि बाई बीइंग ए मेडिकल ऑफिसर यू हैव वेरी क्लोज व्यू ऑफ ऑफिसर्स एंड द मैन इन प्रोविशन, यू हैव बीन आस्क्ड स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, फेलियर्स एंड सक्सेस, द इंडोमिटेबल स्पिरिट रेडी टू गिव अप एवरीथिंग जस्ट इन वन थिंग दैट क्लियरिंग द प्रोविशन। मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं कि भैया प्रोविशन के लिए आप सब कुछ त्यागने को तैयार। और सर अगर जब कोई चीज आपको इतनी प्यारी है और आप चाहते हो कि वहां तक जाना है तो फिर आपको मेंटली उस चीज के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा ना, कि आपको सब, या तो वो चीज त्याग दो, अगर वो चीज चाहिए तो फिर उसके लिए फिर आपको जो जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा करना चाहिए आपको, कि आप कितना शिद्दत से उसको चाहते हो, आप कितनी इंटेंसिटी से आप उसको चाहते हो। अगर आप इंटेंसिटी से नहीं चाहते हो तो आप नहीं त्याग पाओगे बाकी। लेकिन आपने एक गोल बना रखा है कि मेरे को वो करना ही है, तो अब वो एक तो फितूर सवार हो रखा है कि मेरे को वो करना ही है, तब तो फिर उसके वहां तक पहुंचने के लिए बाकी सब चीजें आप करोगे, हर कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाओगे, अदरवाइज नहीं पहुंच पाओगे ना वहां। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो मींस यू हैव टू हैव माइंड ऑफ माइंडसेट ऑफ टाइटेनियम, भैया ये पैरा ऐसे मुझे करना है। जैसे आपने बोल दिया था ग्रेनेडियर के सीईओ को कि सर मैं वापस तो नहीं आऊंगा, मर जाऊंगा। सर और बाद में कर्नल शेखावत जो सीईओ थे सिख ग्रेनेडियर के, मेरे को मिले यूनाइटेड नेशन में मोनुक में वहां पे। तो जब ऐसी बात हुई तो बोला कि अरे सनी तेरे को पता है, तो मैंने बोला सर नहीं, बोला हम मिले नहीं, अपन ने बात की है। मैंने सर कब, बोला कि आई एम दैट सीईओ ऑफ 6 ग्रेनेडियर जिसने तेरे से बात हुई है, एंड वी लाफ सो मच। बोला यार मेरे को भी लगा कि तू आएगा ना तो मैं तेरे को थोड़ा नचाऊंगा। मैंने बोला सर मैंने भी सोचा था कि मैं जाऊंगा नहीं, नाचूंगा नहीं, मैं इधर ही रहूंगा पैरा में। तो जेके सुन लिया, ये एटीट्यूड होना, ये माइंडसेट होना चाहिए इसके लिए। अच्छा, ये राज ने किसी ने पूछा है, उसने बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, बोला है कि मेजर सुरेंद्र ने 3 पैरा एसएफ में नौकरी है, लोगों को एक पैरा एसएफ करने में जान निकल जाती है, एक प्रोबेशन करने में जान निकल जाती है। तो राज ऐसा है कि देखो तुमने ये तो देख लिया कि वो 2 पैरा एसएफ में कैसे गए और उसके बाद 10 में कैसे गए, ये सब बताया इसमें। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि 5 पैरा एसएफ कैसे? सो 5 पैरा की से बहुत बड़ी कहानी है, मतलब इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, कभी अपन जब बैठेंगे तो मैं आपको सुनाऊंगा। ये भी एक है ना, मतलब इट्स सो हिलेरियस कि इसलिए बोलता हूँ सर, जो ऊपर वाला चाहता है वो वैसे ही होता है। मैं यूनाइटेड नेशन के लिए मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं जीआर के साथ जा रहा हूँ यूनाइटेड नेशन, और फिक्स हो गया, मैं वहां मैंने यूनिट ज्वाइन कर ली, ये कर ली। अचानक मैं शाम को उधर से आया, देखा कि हमारे पैरा वाले इधर क्या, मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? बोला यार अपनी 5 पैरा है ना वो यूएन जाने वाली। मैंने कहा अच्छा गुड। तो बोला तुम, मैंने कहा वो मेरे को जीआर के साथ भेज रहे हैं। ऐसी बात हुई, बाद में शाम को मैच में गए, ट्रेनर सीओ ने बोला कि यार तू उनके साथ क्यों जा रहा है, अपन चलते हैं ना साथ में। तो मैंने बोला हाँ बात तो सही बोल रहे हो आप। तो फिर अगले दिन मैं पैरा की सीओ के साथ मैं आर्मी हेडक्वार्टर गया, वहां पे पोस्टिंग सेल में जनरल नागपाल, वो भी हमारे पैरा की एसएफ की। तो ऐसी बात करते बोला बताओ क्या हुआ? उन्होंने बोला सर मैं उधर जीआर के साथ क्या करूंगा, मैं पैरा जा रही है, मेरे को यूएन में इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया। तो बोला लो अभी, उन्होंने ऐसी फटाफट पोस्टिंग ऑर्डर चेंज करके दे दिया। मैं आ गया इधर रात को 5 पैरा में। उधर जीआर के अंदर रात को जनरल साहब उनके कल वो जनरल रिचर्ड खरे वो आए हुए, वो सब मेरे को ढूंढे डॉक्टर कहाँ गया। तो बोला कि सर जो एडजुटेंट था, तो उसको लगा कि यार, उसने मेरे को फटाक से मूवमेंट ऑर्डर दे दिया। तो उसने बोला कि सर वो तो चले गए। बोला कहाँ?
बोला वो तो 5 पैरा के साथ गए। बोला ऐसे कैसे चलेगी? बोला सर वो पोस्टिंग, बोला पोस्टिंग तो उसकी इधर आई है कल तो। बोला नहीं सर आज वो नई पोस्टिंग आ गई, वो 5 पैरा के साथ आ गई। तो 5 पैरा सीईओ एंड जीआर सीईओ वर अ वेरी क्लोज फ्रेंड, और उन दोनों में उस समय टिप चल रहा था कि पहले यूएन कौन जाएगा। तो वो एकदम सेंटी हो गए। वो बोले कि यार ये तो मैं होने नहीं दूंगा, मैं जनरल रिचर्ड खरे को, मैं चाहे कुछ भी हो जाए अब तो मैं इसको मेरे साथ लेके जाऊंगा। तो कर्नल लव वर्मा बाद में ब्रिगेडियर बने, उन्होंने बोला चाहे भाई कुछ भी कर ले, ये हमारा बंदा है, हमारे ही साथ जाएगा। तो सर मैं 5 पैरा के साथ, मतलब वो रात भी लंबी कहानी है सर, उसके पीछे काफी बड़ी। ठीक है, सो दिस मच इज क्लियर। अभी ये इसका क्वेश्चन था वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन कि मतलब कोई आदमी ओवरनाइट आपको चेंज करा दे और देन बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैं जनरल जेजे को, जनरल जेजे आए जोधपुर आए, वहां पे डॉक्टर कलाम के दोस्त थे डीआरडीओ के चेयरमैन, एंड ही वाज वेरी गुड पामिस्ट, वो ना हाथ वाथ देखते थे, वो क्या ज्योतिषी। तो मेरे को लेजन ऑफिसर बना दिया उनका कि आप जाओ चीफ साहब के साथ। मैं उधर गया सर, उधर देखा तो वो जन्म पत्री को कुछ पूछ रहा, तो मेरे को हंसी आ गई। तो वो जो डीआरडीओ के चेयरमैन थे शाश्वत सर, डॉक्टर कलाम के दोस्त थे, साइंटिस्ट थे वो। आई नो इसमें जो क्या होता सर, ये एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी कर रखा। तो उन्होंने मेरे को बोला बच्चे हंस क्यों रहे हो? मैंने बोला सर मैं तो इन चीजों में भरोसा नहीं रखता। और तो बोला तुम नहीं रखते हो, तुम्हारे चीफ तो रखते हैं। मैंने कहा सर कोई बात नहीं। तो फिर मेरे को बोला नहीं चलो तुम भी बता दो तुम्हारा। तो मैंने कहा सर मेरे को तो पता नहीं। बोला नहीं पूछ लो। तो मैंने घर पे फोन किया मेरी माँ को, मैंने कहा माँ मैं कौन सी तारीख को, मतलब कितने बजे पैदा हुआ? तो उसने हिंदी के महीने बताया कि उस दिन ऐसा ऐसा ये था। तो मैंने बोला जी ये है। तो उन्होंने मेरे को देख के बोला सर, बोला इस साल में आप विदेश जाएंगे। तो मेरे को इतनी जोर से हंसी आई कि मेरी सर्विस ही अभी 5 साल हुई है, उसमें 6 साल की सर्विस में फॉरेन पोस्टिंग का इंटरव्यू आता है। तो मैंने बोला कि ये तो आपका बिल्कुल गलत है। बोला हो सकता है गलत है, लेकिन जो आपने डेट ऑफ बर्थ बताया उसके हिसाब से है, इस साल खत्म होने से पहले पहले आप विदेश जाएंगे। मैंने बोला सर, इसीलिए तो बोलता हूँ मैं इस चीज में भरोसा नहीं रखता। ये सर बात थी शायद जून जुलाई की, और सर नवंबर 17 को इंटरव्यू आया। तो अब मेरे को लगा कि यूनिट के किसी ऑफिसर ने मजाक करने के लिए ये सिग्नल निकाला है। तो मैंने ऐसे ही फाड़ के फेंक दिया। मैं इसमें पार्टी चल रही, मैंने बोला कुछ नहीं, 6 साल से पहले तो पोस्टिंग आ ही नहीं सकती ना फॉरेन की, पहले रूल बना हुआ था सर। बट ड्यू टू सम जनरल साहब के कोई जवाई साहब थे तो जिनका इंटरव्यू था, वो हमारे जूनियर थे। अब जब उनको इंटरव्यू में लेना है तो उससे सीनियर वाले तो सब आ ही जाएंगे, तो इसलिए हमारा 6 साल से पहले फॉरेन का इंटरव्यू आ गया। तो सर इंटरव्यू आ गया, इंटरव्यू में गए और सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हुआ तो मैं 22 दिसंबर को मैंने दिल्ली में किया। 23 को मैं पैरा में आ गया, वापिस 5 पैरा सर में आ गया। और कैन यू बिलीव सर 31 तारीख की रात को मैं फॉरेन चला गया। और सर मेरे को वाज डॉक्टर शाश्वत इज नो मोर, ही वाज अ साइंटिस्ट, और पहले इसरो में थे, डीआरडीओ में थे, वेरी लर्नेड मैन, पीएचडी। मेरे को अभी भी ऐसा लगता है वो डीआरडीओ के चीफ थे और फिर साइंटिफिक एडवाइजर थे सर। तो सर मतलब उस बंदे ने बोला इस साल के पहले, और पाकिस्तान एयरलाइंस में गया सर मैं। पाकिस्तान एयरलाइन में उसको चलाने वाले पाकिस्तान के जो पायलट्स थे वो कारगिल में लड़ाई किए, तो फिर हमने उनको कॉकपिट से बुला लिया। मैंने कहा चलो ड्रिंक विंक करो। तो उन्होंने बोला यार तुम लोग अलग ही मिट्टी के बने हुए साला, हमें लगा था कि अब जिंदगी में कभी भी हमसे कारगिल की पहाड़ियां कभी इंडिया वापस नहीं ले पाएगा, लेकिन तुम लोगों ने ना मतलब हद ही कर दी, मतलब किस मिट्टी के बने हुए। तो उसको हमने सर ओल्ड मोंग पिलाया। लेकिन 31 तारीख की रात को सर इंडिया से 11:35 पे इतना फॉग हो रखा था दिसंबर में, हमें लगा कि शायद नहीं उड़ेगा, लेकिन 11:35 पे टेक ऑफ किया। और 1-1.5 घंटे बाद में मैं ऐसे ही याद कर रहा था, मेरे को लगा यार शाश्वत सर ने बोला था इस साल के एंड में जाओगे। तो फिर मेरे को लगा कि शायद ये जो इंडिया के इतने हजारों सालों में जो हमारी विद्या है, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, इनका साइंटिफिक है कुछ मतलब। बिल्कुल उसने अदरवाइज सिर्फ 31 तारीख की रात को 11:35 पे टेक ऑफ किया। मैंने कहा एंड आपने जो पीआईए की बात की, पाकिस्तान एयरलाइन, तो दैट टाइम इट यूज्ड टू गो फ्रॉम दिल्ली। या दिल्ली से गया सर। तो यूएन ने पाकिस्तान एयरलाइन को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था। तो श्रीलंका से भी वही लेके आ रहे थे, बांग्लादेश से भी वही लेके आ रहे थे, और इंडिया से भी वही लेके जा रहे थे। तो ये 2006 के अंदर 2005 में लास्ट दिसंबर में 5 पैरा एसएफ की जो एपिसोड है ये सेपरेट हमें कवर करनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स आपने बताई। लेकिन इसमें प्रोविजन तो नहीं हुआ? नहीं प्रोविजन की जरूरत नहीं सर, ऑलरेडी क्लियर हो चुका था। तो
अच्छा, ये एक लास्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो इट इज रिलेटेड विद कि आपने कौन कौन सी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो मेडल्स जीते हैं? सर, वर्ल्ड मेडिकल गेम्स हुए थे, जैसे क्रोएशिया में हुए थे, फिर टर्की में, और फिर स्पेन। स्पेन, एंड देन आयरलैंड, एंड देन दोबारा क्रोएशिया, और फिर एक साल इंजरी हो गया था, तो बीच में एक साल का गैप हुआ, और फिर खेल तो सकते थे, लेकिन फिर जब यंग लोग हैं और एज भी फिर 34-35 साल हो गया, तो फिर मेरे को लगा कि इट्स ऑलवेज बेटर टू लीव एट द टॉप, फिर करते रहे। तो ये सारे मेडल जो है ये बेसिकली तो मेडिकल के वाले को जो होते सर हैं तो वर्ल्ड मैंने गेम्स। सर तो मैंने जो मेरे मेडल्स हैं उनमें से सर मेरी जो, बिकॉज घर पे तो पेरेंट्स गांव में रहते हैं, तो मेरे जो मेडल्स हैं मैंने कॉलेज एफएमसी में हमारा हॉल ऑफ फेम बना हुआ है। ओके। तो मेरा जो वेस्ट है, मेरे शूज हैं और मेरे मेडल्स हैं, वो कॉलेज का जो म्यूजियम है मैंने उसमें दिया। आई वांट सम यंग पीपल टू कम एंड डू बेटर देन अस, बिकॉज दैट्स द ओनली वे वी कैन इम्प्रूव द थिंग्स। उनसे उनको इंस्पिरेशन मिलेगा। हाँ, तो सर वो मैंने कॉलेज को दे दिया वो पूरा। एक और इन्होंने सब क्वेश्चन इसी में पूछा है कि आप कुछ सजेस्ट करेंगे क्या न्यूट्रिशन, डाइट और वर्कआउट रिजिम होना चाहिए फॉर रनिंग मैराथन? या सर, तो लाइक मैं एक चीज बोलूंगा कि फिटनेस के 3 हिस्से हैं। एक कार्डियक फिटनेस है, जो आपका लंग और आपका हार्ट कितना मजबूत है। दूसरा है आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ कि आप में, आपकी मसल्स में कितनी जान है। और तीसरा है आपकी एजिलिटी ऑब्लिक इलास्टिसिटी कि आपकी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे योगा से जो आता है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन है, वो आपको एक्सरसाइज में रखना है हमेशा। अगर आप मैराथन रनर भी हैं तो भी आपको मिनिमम वीक में 2 दिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, और वीक में कम से कम 1 दिन ऑफ लेना चाहिए, ताकि बॉडी रिकवर हो पाए। डाइट है, डाइट के अंदर हमेशा ध्यान रखें कि आप प्रोटीन जो इंटेक है और वो ज्यादा अच्छा रखें। अगर किसी आदमी का मान लो 50 किलो वजन है और अगर मैराथन की ट्रेनिंग कर रहा है, तो मिनिमम 1.2 टू 1.4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन आपको लेना चाहिए। और साथ में जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो खूब खाने चाहिए क्योंकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत जरूरत है। इंडिया का जो खाना है मेनली कार्बोहाइड्रेट प्रीडोमिनेंट डाइट है हमारी, चाहे चपाती हो, चाहे चावल हो, चाहे रोटियां हो, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से आदमी का जो पावर है वो कम हो जाता है, टमी आ जाता है, थोड़ा फैट आ जाता है। सो और हेल्थ के जो 4 पैरामीटर हैं कि अगर आप रात को नहीं सो पा रहे हैं तो आपकी बॉडी की रिकवरी नहीं होगी। अगर रिकवरी नहीं होगी और अगले दिन ट्रेनिंग के लिए गए तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा और खराब होता जाएगा। तो आप सबसे ऊपर जो पिरामिड है उसमें आपको स्लीप रखना है, नींद सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका जो न्यूट्रिशन है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रोटीन आपका एडिक्वेट होना चाहिए और आपको घी भी खाना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि तेल नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो गाय का घी है वो आप जरूर खाएं, एटलीस्ट रोजाना 1 चम्मच खाएं, क्योंकि आपके जॉइंट्स के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करें, प्रॉपर वार्म अप करें। और जो मैराथन के लिए कर रहे हैं तो वीक में कम से कम 1 लॉन्ग रन पक्का होना चाहिए, 1 बार वीक में आपका स्पीड ट्रेनिंग होना चाहिए, कम से कम 2 बार आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होना चाहिए पूरी बॉडी का, जिम में या पुलअप, पुशअप, चिनअप या रोप करने के लिए, ताकि मसल्स में जान रहे। जनरली मैराथन रनर्स होते हैं उनके मसल्स पतले हो जाते हैं, जान नहीं रहती है। स्पीड तो बहुत होती है, लंबा भी दौड़ सकते हैं, लेकिन हमें बॉडी का मसल कम नहीं होने देना, क्योंकि मसल इज द मेडिसिन। मसल अगर आपकी है तो आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत रहेगी और आपकी एजिंग है वो भी स्लो हो जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ जाएगी। और चौथे नंबर पे है पानी, कि आप जब भी वर्कआउट करते हैं तो बॉडी में एडिक्वेट पानी होना चाहिए, क्योंकि बॉडी का ऑलमोस्ट 60 to 70% जो है वो पानी से बनी हुई है। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो पसीने में भी निकलता है, और वैसे भी आपकी परफॉर्मेंस और रिकवरी को सही करने के लिए आपको पानी चाहिए। तो अगर आप जैसे 60 किलो के हैं तो दिन में आपको 60 मतलब 6 गिलास, सुबह 2 गिलास, सोने से पहले 1 गिलास, तो 9 गिलास तो आपको वैसे भी पीने हैं। ये एक बेसिक फॉर्मूला आप याद रखें। और अगर एक्सरसाइज करते हैं, अगर ह्यूमिडिटी है तो हर 1 घंटे के 2 गिलास ऐड कर दो, ह्यूमिडिटी नहीं है तो 1 गिलास ऐड कर दो। तो अपने वेट के हिसाब से, वेट का हर 10 किलो पे 1 गिलास पानी आपको, और प्लस सुबह 2 गिलास और रात को सोने से 1 घंटे पहले 1 गिलास, तो 9 गिलास तो वैसे हो गए आप। और फिर जो आप वर्कआउट करते हैं उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। क्या
सुरेंद्र, आपने एक छोटे से क्वेश्चन में इतना विजडम दे दिया जिसने भी ये पूछा है, और हमारे सभी सुनने वालों के लिए आई थिंक काफी पते की बातें बताई कि किस तरीके से आप अपने को फिट रखते हो, तैयारी कर सकते हो। व्यूअर्स, ये हमारी जो कन्वर्जेशन रहा मेजर मियां से, ये था हमारे कि ऑपरेशंस क्या किए हैं, और आपके जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दिए। और हमारी अभी जो तीसरा जो एपिसोड होगा वो इसके बारे में होगा कि इनका जो नेक्स्ट था कि पीवीजी में किस तरीके से इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से जो इंटरेक्ट किया, 2 प्रेसिडेंट के साथ, चीफ से मिलते थे, बड़े सारे पॉलिटिशियन से मिलते थे, और ये जो 5 पैरा की पूरी कहानी के कॉन्गो में जाके इन्होंने क्या किया, किस तरीके से किया, बड़ी इंटरेस्टिंग। और उसके बाद में फिर ये जो आज ये दुनिया मतलब अपने हिंदुस्तान को तो बदलने की पूरी कोशिश है, फिटिस्तान चला रहे, सोल्जराथन चला रहे, उसका हम एक अलग से एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे। सो सनी, आई थिंक द काइंड ऑफ विजडम, काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव शेयर्ड अबाउट योर लाइफ, पैरा स्पेशल फोर्सेज एंड द ऑपरेशन, इट्स ऑसम। इट्स I must say that me and my viewers must have learned a lot, and for that we are really obliged, and thank you so much for being my guest today and sharing so much of wisdom. Thank you, sir. Before going, I would like to request all the viewers to subscribe this channel, जो सर का है, और इतना एफर्ट के साथ इतने हमारे सीनियर साथी हैं, हमारे कोलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, जिन्होंने फौज में देश के लिए अलग अलग जगह पे ऑपरेशंस में और अपनी सेवाएं दी हैं, और उनसे सीखने को बहुत कुछ है। एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी हेल्थ है वो सिर्फ आपकी हेल्थ नहीं है, वो उसका अफेक्ट आपके परिवार पे भी जाता है, और आपके परिवार की हेल्थ का अफेक्ट और इफेक्ट वो समाज पे जाता है, और समाज का पूरे देश पे जाता है। इस देश में 150 करोड़ लोग हैं। आप सबसे अपील है कि आप कम से कम 1 घंटा जरूर निकालें। दूसरी चीज है कि माँ बहन बेटियां हैं, उनकी आप रेस्पेक्ट करें, बड़े बुजुर्गों की रेस्पेक्ट करें, पेरेंट्स के लिए थोड़ा टाइम निकालें। आप अगर दूर रहते हैं जरूर उनसे बात कीजिए, क्योंकि हमारी सबकी लाइफ थोड़ी बिजी है। अगर आप बात करते हैं दिन में, चाहे आप 2 मिनट भी बात करेंगे, दे विल फील कि आप उनके बाजू में हैं, उनके साथ हैं। और तीसरी चीज, देश को आप हमेशा सबसे ऊपर रखें। अगर मैं हूं, कोई भी हो, अगर कोई भी आदमी देश के खिलाफ बोल रहा है, चाहे आपका भाई हो, आपका दोस्त हो, आपका सगा हो, कोई भी क्यों नहीं हो, आप उन लोगों को रोकें, टोकें और उनको करेक्ट करें, क्योंकि जब तक देश है तब तक हम हैं। और एक और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, जब भी आप किसी इंजर्ड सोल्जर से मिलें या किसी ऐसे सोल्जर के परिवार से मिलें जिसने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, आप उनके परिवार वालों के साथ, उनके माता पिता या उनकी धर्मपत्नी या उनके बच्चों के साथ जब भी मिलें, थोड़ा सा टाइम आप उनको दें और उनके लिए अपना ग्रेटिट्यूड जरूर जाहिर करें, क्योंकि हम उनके बेटे को, पति को, भाई को, पिता को वापस नहीं ला सकते, लेकिन एटलीस्ट हम अपना जो रेस्पेक्ट है, ग्रेटिट्यूड है, वो तो हम दिखाई सकते हैं। वो आपसे कुछ नहीं मांगने वाले हैं। आपके सिर्फ ग्रेटिट्यूड जाहिर करने से उनको ये बिलीफ होगा कि हमारे बेटे ने, हमारे भाई ने, हमारे पति ने, हमारे बाप ने जिस देश के लिए जान दी है, उस देश के लोग हमारे साथ खड़े हैं। बड़ी बात है ये कि हमारे जो सोल्जर्स के जो मार्टर हो चुके हैं, उनके फैमिली को सिर्फ रेस्पेक्ट चाहिए और कुछ नहीं। एंड सनी, ये मैसेज देने के लिए रियली आई एम ग्रेटफुल, एंड आपकी बात लोग जरूर सुनेंगे और जरूर उस पर अमल करेंगे। और आपका अभी इतना बड़ा ओहदा है कि लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और आपकी बताई हुई चीजों पे अमल करते हैं। सो थैंक यू सो मच सनी, एंड वी विल कैच अप अगेन। जय हिंद।